गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोग डायलेक्ट्रिक डिस्कस कर रहे थे, है ना। तो ये बताया गया था कि अगर बेसिकली हम लोग ये डिस्कस किए थे कि अगर डायलेक्ट्रिक मटेरियल की प्रॉपर्टी दी हुई है, जैसे एप्सिलॉन आर दिया हुआ है, ठीक है ना। कोई डायलेक्ट्रिक मटेरियल है, उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर गिवन है, तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल एटसेट्रा कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो दिस वी हैड डिस्कस्ड। ओके, फील्ड बेसिकली जो बताया गया था ना, वो सिमेट्रिक केसेस में बताया गया था आपको कि सिमेट्रिक केसेस में बेसिकली आप कैसे निकालेंगे फील्ड। मतलब फ्री चार्ज की वजह से जो भी फील्ड आता है, ओके, उसको बस आप एप्सिलॉन आर से डिवाइड कर दोगे, तो दैट विल बी बेसिकली फील्ड इनसाइड डायलेक्ट्रिक इफ देयर इज स्फेरिकली सिमेट्रिक सिचुएशन या सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक या प्लेन सिमेट्री है। अगर बेसिकली ऐसा सिचुएशन नहीं है, तो फिर हम लोग फील्ड जब कैलकुलेट करेंगे तो समथिंग एल्स भी आ सकता है, ठीक है ना। मतलब सिंपली ऐसा नहीं भी हो सकता है कि फील्ड बिकॉज ऑफ फ्री चार्ज आप निकाल रहे हो या एक्सट्रेनियस चार्ज और डिवाइड कर रहे हो एप्सिलॉन आर से, तो वो ट्रू नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ओके, तो देखिए जैसे कि हम आपको बता रहे थे, देखो एक एग्जांपल हम फिर से लिखते हैं, ठीक, तो ये थोड़ा क्लियर होगा। जैसे देखिए, अगर मान लेते हैं कि ये कोई स्फेयर है और इसके सेंटर पे आपने चार्ज रख दिया क्यू, और इसे आप कहते हो कि डायलेक्ट्रिक है, ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अगर हम जैसे इससे आर डिस्टेंस पे, यहाँ पे आर डिस्टेंस पे फील्ड निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे फील्ड का वैल्यू होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। सिंपली के क्यू बाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, या सिंपली क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरह से लिख सकते हो आप। लेकिन ये चार्ज से डिस्टेंस आर है, ओके। लेकिन वही अगर हम जैसे लास्ट क्लास में बताया था कि इसको अगर आप थोड़ा सा शिफ्ट कर दोगे इधर, ठीक है, तो सिमेट्रिक सिचुएशन नहीं रहेगा, तो फिर फील्ड हम इतना लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। इनसाइड में फील्ड लिखेंगे आप आर डिस्टेंस पे, जैसे यहाँ पे, ठीक है, एट डिस्टेंस आर एट दिस पॉइंट। तो बस इस पॉइंट पे फील्ड का वैल्यू, यहाँ पे इस पॉइंट पे देखिए फील्ड का वैल्यू हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर और इंटू आर स्क्वायर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा, ठीक है। लेकिन सिमेट्रिक सिचुएशन नहीं होने पे ऐसा आप नहीं लिख सकते हो, ठीक है। ओके, तो हम लोग देखिए कुछ केसेस हम लोग डिस्कस किए थे सिमेट्रिक सिचुएशन का। तो देखो एक एग्जांपल और डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। पहले एग्जांपल, अगर देखिए सपोज एक कंडक्टिंग शीट है, एक इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट है, इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है अगर, ठीक है ना। तो अगर हम इसके सामने एक, ठीक है ना, इसके सामने एक हम लोग डायलेक्ट्रिक प्लेट रखते हैं, ठीक है ना, ठीक है। सो इफ वी प्लेस ए डायलेक्ट्रिक प्लेट इन फ्रंट ऑफ इट, ठीक है, ये डायलेक्ट्रिक प्लेट है, ये थोड़ा थिक कर देते हैं इसको, चलो ठीक है, लेट अस मेक इट ए लिटिल थिक, ठीक है। ये सपोज कर लो इस तरह से है, ये डायलेक्ट्रिक प्लेट है। ये आप समझ रहे हैं, ये साइड व्यू है बेसिकली, ठीक है ना। दिस इज साइड व्यू है, थोड़ी थिकनेस है इसकी, ठीक है ना, साइड व्यू है ये, ठीक है। मतलब ये इस साइड एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है, इसकी थिकनेस इतनी है, ठीक है, बट इट इज वेरी लार्ज, ओके। मतलब इस तरह से होगा सिचुएशन, देखिए ये इस तरह से, ठीक है। ये एरिया जो होगा, फ्रंट एरिया बहुत लार्ज होगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो देखिए क्या होगा कि अगर हम लोग यहाँ पे इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर है, ठीक है। तो अगर हम फील्ड निकालते हैं ना, यहाँ पे जैसे आप फील्ड निकालोगे तो आप जानते हो कंडक्टर का फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो वैसे ही देखो ये जो है ना सिमेट्रिक सिचुएशन होगा, क्योंकि एक इनफाइनाइट शीट है ना, इसके एक लेयर पे हर जगह पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरे लेयर पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ओके। तो देखिए इसमें क्या होगा, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज ऐसे डेवलप होगा, देयर विल बी सम नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, और यहाँ पे देयर विल बी सम पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ पे होगा ऐसे, ठीक है। तो हर जगह पूरे सरफेस पे होगा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये सभी बाउंड चार्जेस होंगे, ये सिग्मा बी है, ठीक है, दिस इज सिग्मा बी। तो इस केस में अगर आप सिग्मा बी का वैल्यू निकालोगे ना, देखो सिग्मा बी यहाँ पे सिग्मा जैसे है, तो हम बताए थे ना लास्ट क्लास में, जैसे सिग्मा है तो इसके फ्रंट में सिग्मा बी जो निकलेगा ना, वो -1 - 1 बाई एप्सिलॉन आर निकल जाएगा,
ठीक है ना, जैसे Q था तो उससे -Q1 - 1 आ रहा था ना, वैसे ही होगा ये। ठीक है, और ये बेसिकली इसका इसका चार्ज डेंसिटी निकालोगे ना तो सिग्मा और 1 - 1/ε होगा। जैसे ये यहाँ पे फ्री चार्ज सिग्मा रखा हुआ है ना, तो उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, ऑलराइट, तो अब आप देखिए यहाँ पे, सो दैट्स द सिचुएशन। ओके, तो अगर हम इसके अंदर फील्ड निकालते हैं ना, तो देखिए फ्री चार्ज की वजह से जो फील्ड है यहाँ पे इस पोजीशन पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो फ्री चार्ज का जो भी फील्ड है ना उससे बस ये डिवाइड हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट से, तो यहाँ पे सिग्मा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर हो जाएगा। यहाँ पे फील्ड अंदर में फील्ड निकालोगे ना तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा, यहाँ पे बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वैल्यू है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे अगर आप फील्ड निकालते हैं इक्वल टू, तो फिर से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, दिस विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अंदर में भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, सॉरी दोनों साइड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, यहाँ पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिमेट्री का एक एग्जांपल है, दिस इज एन एग्जांपल, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना वो पूरे सरफेस पे नेगेटिव होगा। ओके, पूरे सरफेस पे नेगेटिव होगा, वो एक सिमेट्रिक जैसा सिचुएशन होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, ये इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट है। ठीक है, इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट। ऑलराइट, तो अब हम लोग देखिए जैसे लास्ट क्लासेस में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो उसी तरह से देखिए एक दो क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करते हैं। सपोज एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, कि एक स्फेरिकल शेल है। ठीक है, सपोज देयर इज ए स्फेरिकल शेल समथिंग लाइक दिस। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो इसको आप इजीली आंसर कर सकते हो। ठीक है, इसका इनर रेडियस मान लो R1 है और इसका आउटर रेडियस जो है ना वो R2 है। ठीक है, और हम लोग इस पोर्शन में, ये जो पोर्शन है इसका, ठीक है, इसको अब थोड़ा बेटर बना लो। ठीक है ना, देखो इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, ये ठीक है, तो ये सिचुएशन है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे इसके दिस इनर रेडियस इज R1 और दिस आउटर रेडियस इज R2। ठीक है, R2, और इस पोर्शन में यहाँ पे चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है रो नॉट। ठीक है, चार्ज डेंसिटी इज रो नॉट। ओके, तो ये और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हम ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कह रहे हैं इसे, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर है। ठीक है, सो नाउ क्वेश्चन इज कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है इन ऑल रीजन। ठीक है, सो क्वेश्चन इज कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन ऑल रीजन। ठीक है, ये एक कैलकुलेशन करना है आपको, सभी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। और क्वेश्चन इज, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज पोटेंशियल एट सेंटर। ठीक है, पोटेंशियल एट सेंटर, सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा ये बताना है आपको। ठीक है, बता सकते हो? देखो देखो जरा एक बार ट्राई करके क्या आंसर आ रहा है इसका। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन ऑल रीजन एंड यू हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल एट सेंटर। ठीक है, तो ये आप लोग एक बार देखो, इसको रिलेट कर सकते हो कि जो गॉस लॉ जब पढ़ाया गया था ना, तो गॉस लॉ से हम इस तरह से एक शेल है जिसमें चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे या नहीं निकाले थे, आप एक बार चेक कर सकते हो अपना नोट्स। ठीक है ना, अगर नोट्स में आपको दिख गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला हुआ था उसमें शेल की वजह से, तो बस आपको क्या करना होगा कि जहां पे उसमें बस अंदर वाले रीजन में तो जीरो था ही, यहाँ पे तो जीरो होगा, आउटसाइड रीजन में जो था वही रिजल्ट हो जाएगा। और इस रीजन में जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आ रहा है ना, डायलेक्ट्रिक के अंदर का रीजन है, तो जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आ रहा था वहां पे बस एक साथ में एप्सिलॉन आर आ जाएगा। ओके, तो दैट विल बी द आंसर। तो इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं ना, तो आप इस तरह से प्रोसीड कर सकते हो कि एज्यूम दैट देयर इज नो डायलेक्ट्रिक। ओके, और ये जो फ्री चार्ज है ना, ये जो चार्ज दिया हुआ है, दिस इज एक्सट्रीनियस चार्ज एक्चुअली। ठीक है, तो इस एक्सट्रीनियस चार्ज की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए। ठीक है, सो वंस यू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस एक्सट्रीनियस चार्ज, ओके, और ठीक है, तो इस एक्सट्रीनियस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल कर आप क्या बोलते हैं, ठीक है, उसमें डायलेक्ट्रिक का फैक्टर बस एप्सिलॉन आर अटैच कर सकते हो। ठीक है,
So that will be the answer. सर इनसाइड का निकल सर हर जगह में इसमें जो है ना, सभी रीजन में कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल रीजन, ठीक है ना, सभी रीजन में निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। सर बिटवीन में आएगा रो नॉट स्मॉल आर क्यू माइनस आर वन क्यू। तो देखो सबसे पहले r लेस देन r1 में तो आप जानते हो कि दैट विल बी इक्वल टू सॉरी 0, ठीक है, इस रीजन में तो 0 हो गया, ठीक है। फॉर r लाइंग बिटवीन r1 एंड r2, ठीक है, इस रीजन में अगर आप निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, रो नॉट स्मॉल आर क्यू माइनस आर वन क्यू, रो नॉट स्मॉल आर क्यू स्मॉल मल्टीप्लाई r क्यूब, हाँ हाँ, सर माइनस आर वन क्यू अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। इतना आ रहा है, यस सर। एक मिनट देखें, हमें गलत लग रहा है ये आंसर। सर अपॉन में आएगा 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। हाँ वही तो, 12 कहाँ से आ गया ये 12? 3 सर तुम लोग गेस करके आंसर तो नहीं बताते हो, कैलकुलेशन नहीं करते हो कि सर ऐसे ही 4 बस पाई कुछ लिखा नहीं सोच समझ? हाँ था सर, वो 4 पाई नहीं लिखवाया था इसलिए 4 पाई, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वही तो कह रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ गेस करके बता रहे हो लग रहा है। नहीं सर लिख के बताया था बट सर। ठीक है, तो ये जो है ना इस रीजन में हमारा इतना इतना आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये हम लोग कैलकुलेशन कर चुके हैं ना, देखो गॉस लॉ में बताया गया था कि इसका फील्ड निकालने के लिए आपको यहाँ से एक गॉसियन सरफेस देखो बना दोगे, यहाँ पे ऐसे करके ये इस रीजन में ऐसे गॉसियन सरफेस बना देते हैं हम लोग, ये इस तरह से, ठीक है ना। और इस गॉसियन सरफेस में हम लोग कहते हैं कि ये देखिए यहाँ से ये रेडियस r है, तो इसके अंदर चार्ज इंक्लोज, तो फील्ड तो डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं q इंक्लोज और डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो इसमें हम लोग ऐसे लिख देंगे बेसिकली, देखिए इसको जो है ना आप अगर लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख दो, हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, आप ऐसे लिख सकते हो q फ्री इंक्लोज्ड, ठीक है ना, और डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू एप्सिलॉन r और इंटू r स्क्वायर, ये लिख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्यू फ्री इनक्लोज निकालने के लिए बस हमको रो नॉट और इंटू डी टाउ लिख देना है, ठीक है ना, रो नॉट इंटू डी टाउ, तो रो नॉट तो कांस्टेंट है ना, तो रो नॉट कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे डी टाउ का वैल्यू आप लिख दोगे यहाँ से 4 पाई आर स्क्वायर और इंटू डी आर, और ये R1 से R तक होगा, क्योंकि हम इस रीजन में निकाल रहे हैं ना, तो इस ब्लू लाइन के अंदर जो भी चार्ज है वो R1 रेडियस से R रेडियस तक में जो भी चार्ज है वही लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो रो नॉट 4 पाई और ये हो जाएगा बाई 3 और ये R क्यूब और माइनस R1 क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना, R क्यूब माइनस R1 क्यूब, ठीक है, दैट्स व्हाट वी गेट। तो ये हमारा क्यू फ्री इनक्लोज्ड है, ठीक है, दैट्स द क्यू फ्री इनक्लोज्ड। तो ठीक है, तो क्यू फ्री इनक्लोज्ड हम लोग इस तरह से निकाल लेंगे, और इसे यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है, तो इसे सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू आ जाएगा रो नॉट और इंटू आर क्यूब माइनस R1 क्यूब और डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट और इंटू आर स्क्वायर, सॉरी एप्सिलॉन नॉट और इंटू एप्सिलॉन r और इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, ऐसा कुछ रिजल्ट आएगा, ठीक है, तो यही आ रहा है, ठीक है। तो और आउटसाइड में निकालोगे ना, तो आउटसाइड में बस ये लिमिट जो चार्ज इनक्लोज निकालने के लिए लिमिट लेते हैं, तो आउटसाइड में गॉसियन सरफेस बनाओगे तो जितना भी चार्ज R1 से R2 तक है वो सभी कुछ इनक्लोज हो जाएगा, तो ये R1 से R तक जो था वो R1 से R2 हो जाएगा, तो बस यहाँ पे ऊपर में R क्यूब स्मॉल r क्यूब की जगह R2 क्यूब आ जाएगा, ठीक है ना। तो R ग्रेटर देन R2 में अगर आप निकालते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होगा रो नॉट और इंटू ये जो स्मॉल r है ना इसकी जगह कैपिटल R हो जाएगा R2 क्यूब और माइनस R1 क्यूब और डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन r आउटसाइड में 1 हो जाएगा क्योंकि बाहर में तो कोई डायइलेक्ट्रिक नहीं है, ठीक है ना, तो यहाँ पे बस आर स्क्वायर होगा, ठीक है, 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब हमें बोला जा रहा है कि पोटेंशियल एट सेंटर निकालना है, बताइए कितना आ रहा है पोटेंशियल एट सेंटर, व्हाट इज पोटेंशियल एट सेंटर? एनीवन?
पोटेंशियल एट सेंटर निकालना है तो ऐसे करोगे ना कि पोटेंशियल एट सेंटर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम r इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी और e dr ऐसे लिख दो, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट कर देना है तो r इक्वल टू 0 से पहले r1 तक करोगे तो ये फील्ड 0 हो जाएगा इंटू dr, फिर हम लोग r1 से लेकर r2 तक इंटीग्रेट करेंगे तो फील्ड का वैल्यू जो है वो लिख दोगे r1 से r2 के बीच में, और फिर यहाँ पे r2 से इंफिनिटी के बीच में इंटीग्रेशन करना होगा e dr ऐसे, ठीक है। सो व्हेन यू डू ऑल दिस इंटीग्रेशन देन यू गेट द आंसर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए पहला टर्म तो 0 हो गया, सेकेंड टर्म आप लिखेंगे तो सेकेंड टर्म में ये इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना, r1 से r2 तक। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड टर्म में ये वाला फील्ड लिखना होगा, रो नॉट बाई 3 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r स्क्वायर, और ये r से डिवाइड कर दोगे ना इधर तो ये r बच जाएगा, उसका इंटीग्रेशन करोगे ना तो ये आ जाएगा 1/2 और इंटू r2 स्क्वायर और माइनस r1 स्क्वायर, ठीक है। और इधर जो है ना देखो 1/r³ हो जाएगा, ठीक है, सॉरी इसमें डिवाइड करोगे तो माइनस r1/r³ हो जाएगा, तो इंटीग्रेट करने से माइनस 1/r आएगा, प्लस हो जाएगा r, ठीक है। तो ये बच जाएगा हमारा प्लस r1³ और फिर 1/r बचेगा, तो 1/r में लिमिट लगा दोगे तो 1/r2 माइनस 1/r1 हो जाएगा, 1/r2 माइनस 1/r1, ठीक है। सो दिस वी आर गेटिंग ओके फ्रॉम सेकेंड टर्म। और थर्ड टर्म में ये r2 टू इंफिनिटी है तो थर्ड टर्म में फील्ड ये है, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें सिर्फ, ठीक है ना। तो प्लस ये हो जाएगा रो नॉट और बाय 3 एप्सिलॉन नॉट और ये r2³ और माइनस r1³, ठीक है। और इसको इंटीग्रेट करोगे ना तो ये डिवाइड बाय r2 आ जाएगा, ओके। ये इंटीग्रेट करके आप देखिए माइनस 1/r आएगा तो लोअर लिमिट से r2 आ जाएगा, अपर लिमिट से 0 हो जाएगा। तो यही पोटेंशियल एट सेंटर है, ठीक है, दिस इज पोटेंशियल एट सेंटर। इसमें कुछ टर्म अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई करके लिख दो, देखो रो नॉट अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, एटलीस्ट इतना तो कॉमन है, ठीक है ना, दोनों में। तो यहाँ पे देखिए 1/εr है, ठीक है। अब आप देखिए इसमें क्या बोलते हैं इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये r1 स्क्वायर बचेगा, ठीक है ना, यहाँ पे r1 स्क्वायर और यहाँ पे भी r1 स्क्वायर है माइनस में, दोनों माइनस में ही है, ठीक है, तो ऐड हो जाएंगे ये, ठीक है। तो अगर आप ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर दो, ठीक है, या तो फिर ऐसे ही छोड़ सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। दिस इज दी पोटेंशियल एट सेंटर। मेनली आपको बस कैलकुलेशन पता होना चाहिए कि हाउ वी डू दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशन। तो ये पोटेंशियल एट सेंटर का रिजल्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह के देखिए बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। ओके तो अब हम लोग देखिए ये कुछ सिमेट्रिक केसेस का डिस्कशन है। मतलब सिमेट्रिक केसेस का मतलब हो गया जिस तरह से गॉस लॉ आपने पढ़ा ना, गॉस लॉ में बस से फील्ड निकालते हैं, उसमें हम लोग एप्सिलॉन r बस अटैच कर रहे हैं, ठीक है। सिमेट्रिक केसेस का कैलकुलेशन डायलेक्ट्रिक के केस में बहुत सिंपल है, ठीक है ना, बहुत इजिली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब लेकिन नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो ऐसे केस होंगे जो सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है ना, सो नॉट सिमेट्रिक केसेस, ओके। तो देखिए इसमें बेसिकली एक बहुत ही वेल नोन क्वेश्चन है जो उस दिन हम ग्रिफिथ की बुक में दिखा रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन यही है कि ए स्फीयर, ए डायलेक्ट्रिक स्फीयर, डायलेक्ट्रिक स्फीयर, इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन r, आप समझ जाओगे। इस तरह से लिखने का मतलब यही है कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज एप्सिलॉन r इज प्लेस्ड इन uniform field E नॉट। मान को यूनिफॉर्म फील्ड E नॉट है, ठीक है। ये जो डायलेक्ट्रिक है ना, मान के चल रहे हैं कि मतलब होमोजीनियस है, हर जगह पे प्रॉपर्टी सेम है डायलेक्ट्रिक का, ठीक है। सो यूनिफॉर्म फील्ड E नॉट। सो क्वेश्चन इज कैलकुलेट फील्ड इनसाइड डायलेक्ट्रिक, फील्ड इनसाइड दी स्फीयर, स्फीयर के अंदर फील्ड कितना होगा, ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें सिचुएशन ऐसा है कि जैसे मान लीजिए ये एक डायलेक्ट्रिक स्फीयर है, ठीक है, दिस इज ए डायलेक्ट्रिक स्फीयर। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर में स्विच ऑन किया गया, ठीक है ना। मतलब या तो इसको ऐसे समझ सकते हो, देखिए यहाँ पे पहले समझ लीजिए कि यहाँ पे कोई फील्ड लाइन है ऐसे, ठीक है, ये फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, और इस फील्ड का वैल्यू है E नॉट, इस तरह से। अब हमारे पास एक स्फीयर है,
ठीक है ना, उस स्फेयर को हम इस फील्ड में पुट करने जा रहे हैं, डायलेक्ट्रिक स्फेयर को यहाँ पे पुट किया जाएगा, तो हमें बताना है कि फील्ड स्फेयर के अंदर फील्ड कितना होगा। ठीक है ना, तो देखिए अब दूसरा सिचुएशन, हम एक अलग सिचुएशन इधर डिस्कस कर रहे हैं कि जिसमें एक स्फेयर लिया गया, ठीक है, और इस स्फेयर का रेडियस r है मान लेते हैं, जो भी है, ठीक है ना, रेडियस नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इस स्फेयर को हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज ऐसे इंड्यूस हो जाएगा, इधर कुछ पॉजिटिव चार्ज ऐसे इंड्यूस होगा, ठीक है। तो नेट फील्ड जो अब बाहर होगा ना, बाहर भी जो नेट फील्ड होगा वो अब ई नॉट नहीं रहेगा, मतलब फील्ड लाइंस जो है ना, पहले देखो स्ट्रेट थे तो ई नॉट थे ना, अब यहाँ पे फील्ड लाइन जैसे नेगेटिव पॉजिटिव का फील्ड आप जानते हो कि मतलब कुछ इस तरह से हो सकता है कि पॉजिटिव से फील्ड जो है ना ऐसे जाएगा, ठीक है ना, ये कुछ फील्ड लाइंस इस तरह से बन जाते हैं इसमें, ठीक है ना, इट इज समथिंग लाइक दिस। अब जरूरी नहीं कि इस पे परपेंडिकुलर हो, इट मे नॉट बी परपेंडिकुलर, ठीक है ना, थोड़ा सा हम ऐसा बना दिए हैं, ठीक है, मतलब कुछ इस तरह से नेगेटिव पे टर्मिनेट करता है ना फील्ड लाइन ऐसे, एक्चुअली ये परपेंडिकुलर जरूरी नहीं कि होगा, ठीक है ना, ये कुछ इस तरह से रफली हम बता रहे हैं कि ऐसा फील्ड लाइन होगा, ठीक है ना, फिर ये ऐसा हो जाएगा, फिर ये इधर कनेक्ट हो रहा है, ठीक है ना, ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, इधर कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से कुछ फील्ड लाइन होंगे, ठीक है ना, मान लो ये फील्ड लाइन हो गया। तो अब देखिए फील्ड लाइन जो है ना वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो अंदर बाहर में भी जो फील्ड होगा वो बेसिकली इससे डिफरेंट होगा, ऐसा नहीं कि ये फील्ड नहीं होगा बाहर में, ओके, फील्ड आउटसाइड विल आल्सो बी डिफरेंट नाउ, ओके। तो वही अंदर में पहले वो पूछा गया है कि फील्ड कितना होगा अंदर में, ठीक है ना, तो हम लोग मान लेते हैं कि फील्ड अंदर में जो है ना वो ई हो गया है, ठीक है ना, दिस इज ई, तो ये इसी ई का वैल्यू हमें बताना है, ठीक है। तो आप ग्रिफिथ में जैसे देखे थे ना, इस क्वेश्चन को हम लोग जो लीजेंड्रे सॉरी पॉइसन इक्वेशन के सॉल्यूशन से इसको हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, यूजिंग लीजेंड्रे पॉलिनोमियल कॉन्सेप्ट, ओके। तो एक तो वो तरीका है, लेकिन वो काफी लॉन्ग हो जाता है, तो इसीलिए हम लोग इसको दूसरे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग ये लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर में होगा ना वो बेसिकली अप्लाइड फील्ड, ये जो ई नॉट अप्लाइड फील्ड है प्लस फील्ड ड्यू टू स्फेयर, ठीक है ना, ये दोनों का रिजल्टेंट होगा, ठीक है। तो क्यों फील्ड ड्यू टू स्फेयर का मतलब है स्फेयर पे जो ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ दीज चार्जेस आल्सो देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो यहां से देखिए ये हो गया ई नॉट, और फील्ड ड्यू टू स्फेयर जो होगा ना वो बेसिकली ये स्फेयर, यहाँ पे आप ये साइड में लिख लेंगे कि स्फेयर, ये जो डायलेक्ट्रिक स्फेयर है, डायलेक्ट्रिक स्फेयर will be will get uniformly polarized, ठीक है। तो यहाँ पे डायलेक्ट्रिक स्फेयर जो है ना वो यूनिफॉर्मली पोलराइज हो जाएगा, सो डायलेक्ट्रिक स्फेयर विल गेट यूनिफॉर्मली पोलराइज्ड, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसमें पोलराइजेशन जो डेवलप हुआ ना वो बेसिकली P आ गया है, तो ये हम लोग जानते हैं P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट काई ई और इंटू ई होता है, ठीक है ना। तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो पोलराइजेशन P इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट काई ई और इंटू ई हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये स्फेयर यूनिफॉर्मली पोलराइज्ड हो गया है ना, जिसका पोलराइजेशन P है, क्योंकि देखिए ये होमोजीनियस स्फेयर है, दिस इज होमोजीनियस स्फेयर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी हर जगह पे सेम है, और इस डायलेक्ट्रिक स्फेयर का भी जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है वो हर जगह सेम है, ओके। तो इसीलिए ये यूनिफॉर्मली पोलराइज्ड हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे -P/3 एप्सिलॉन नॉट ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग ये लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि अगर स्फेयर यूनिफॉर्मली पोलराइज हो जाता है ना तो उसके अंदर फील्ड जो आता है दैट इज -P/3 एप्सिलॉन नॉट। तो अब आप देखिए यहाँ पे ई नॉट, ये रिजल्टेंट देखो हम लोग लिख रहे हैं, फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का इतना है, ठीक है। तो माइक ऑफ कर लोगे, ठीक है। तो ये लिख दिया कि अब P की जगह पे आप जो है ना ये फॉर्मूला लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो एप्सिलॉन नॉट और इंटू काई ई और इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड और डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बच गया, तो आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड का टर्म इस साइड ले आएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ये 1 प्लस और काई ई बाई 3 हो जाएगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू ई नॉट होगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग, ओके। तो यहां से देखिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, ठीक है, 3 ई नॉट और डिवाइडेड बाय 3 प्लस का ई हो जाएगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि का ई, जैसे हम लोग जानते हैं कि एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू होता है ना 1 प्लस का ई, तो हम का ई की जगह लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर -1, तो एप्सिलॉन आर -1 करोगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा 3 ई नॉट और डिवाइडेड बाय
यहाँ पे एप्सिलॉन आर -1 करोगे तो 3 में ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये एप्सिलॉन आर +2 बच जाएगा, ठीक है। सो दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, ओके। तो अगर हम किसी डायलेक्ट्रिक स्फीयर को, ठीक है ना, किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर जो फील्ड डेवलप होगा दैट इज इक्वल टू दिस मच। ये एक बेसिक क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखोगे, ठीक है ना, एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि देखो बहुत छोटा सा कैलकुलेशन है, ठीक है। ऑल्दो इट कैन बी डन यूजिंग पॉइसन इक्वेशन ऑल्सो, थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन ये इस तरीके से बहुत शॉर्ट में कैलकुलेट हो गया। आप देखो ग्रिफिथ में यही आंसर निकाला हुआ है, ठीक है, दैट्स दी। ठीक है, तो अब हम देखिए क्वेश्चन दूसरा दे रहे हैं, अब आप लॉजिक से बताओगे, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है ये, ठीक है। देखो, इफ ए लॉन्ग सिलेंडर इज प्लेस्ड, सिलेंडर मतलब डायलेक्ट्रिक सिलेंडर है ये, डायलेक्ट्रिक सिलेंडर, इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर है, इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड E naught, ठीक है। So if a dielectric long cylinder is placed in uniform field E naught, then what is electric field inside the cylinder? सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये हमें बताना है, ठीक है। इसमें कंडीशन दिया हुआ है, फर्स्ट कंडीशन, इफ देखो, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना E नॉट, ये पैरेलल टू एक्सिस ऑफ सिलेंडर है, पैरेलल टू एक्सिस ऑफ सिलेंडर। और सेकंड केस, E नॉट जो है ना दैट इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ सिलेंडर है, ठीक है ना, इट इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो ये दो केसेस आपको बस थोड़ा सा लॉजिक यूज करना है और बताना है, ठीक है। मतलब पेन पेपर नहीं भी यूज करोगे ना, इस कैलकुलेशन को देख के बता सकते हो क्या आंसर आएगा। इलेक्ट्रिक E नॉट पैरेलल टू एक्सिस ऑफ सिलेंडर और परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ सिलेंडर, क्या आंसर आएगा बता सकते हो? कल हम लोग जो डिस्कस किए थे ना क्लास में, उससे रिलेटेड है ये बेसिकली। नंबर 3 की जगह 2 आ जाएगा। फर्स्ट में 0 आएगा सर, और सेकंड में, हाँ, और सेकंड फर्स्ट में 0 आ जाएगा सर, पैरेलल होगा तो। सर पैरेलल का आंसर 2 E नॉट अपॉन एप्सिलॉन R + 1 ऐसे करके आएगा। परपेंडिकुलर का 0 होगा, पैरेलल में 0 हो जाएगा, परपेंडिकुलर में 2 E नॉट बाई 1 + एप्सिलॉन नॉट। पैरेलल में 0 हो जाएगा फिर। देखो इसका आंसर जो होगा ना, आप लोग थोड़ा ध्यान देके नहीं बता रहे हो, देखो इसका आंसर जो होगा ना वो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो E = E नॉट हो जाएगा, E नॉट हो जाएगा, ठीक है, पैरेलल में, ठीक है। और सेकंड वाले में जो है ना, इस वाले में आंसर आएगा E = यहाँ पे बस देखो इसमें जो है ना, देखो एक्चुअली क्या है कि कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सिलेंडर जैसे मान लो ऐसे है, और अगर इसमें पोलराइजेशन इधर दिया हुआ है, ठीक है ना, मान लो ये पोलराइजेशन है, लॉन्ग सिलेंडर है, तो हम लोग देख रहे थे ना फील्ड, इस पोलराइजेशन की वजह से फील्ड कितना राइज हो रहा था, व्हाट इज द फील्ड बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन। जैसे इसमें 0 आ रहा था ना, तो यहाँ पे चार्ज और यहाँ पे चार्ज था, तो फील्ड बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन जो है ना 0 आ रहा था। तो बेसिकली यहाँ पे जो है ना ऐसे लिखोगे, जैसे फील्ड अब हम अंदर में लिखेंगे ना, तो अप्लाइड फील्ड प्लस फील्ड बिकॉज ऑफ सिलेंडर, तो ये सिलेंडर का फील्ड 0 लिखोगे ना यहाँ पे, तो फील्ड जो अंदर में है वो E नॉट के इक्वल ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये E नॉट के इक्वल आ गया। और दूसरे वाले केस में जो लिखोगे ना, सिलेंडर का बताया थे -T/2 एप्सिलॉन नॉट होगा, तो यहाँ पे 2 तो 3 की जगह पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 की जगह, इसमें 3 की जगह 2 आ जाएगा दोनों जगह पे, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे एप्सिलॉन R -1 लिखोगे तो ये एप्सिलॉन R +1 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो सेकंड केस में जो आंसर आएगा ना वो बेसिकली 2 E नॉट और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन R और +1 होगा, ठीक है, दैट्स द आंसर। तो यही इसका आंसर होगा ये, ठीक है, ओके। तो देखिए इसमें जो है ना बेसिकली ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जा सकता है कि जैसे मान लीजिए हम लोग सिलेंडर को रखे यहाँ पे इसके अंदर, या स्फीयर को रखे यहाँ पे, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डीपोलराइजिंग फील्ड। डीपोलराइजिंग फील्ड का मतलब हो गया कि देखिए जो फील्ड आपने अप्लाई किया ना उसके अपोजिट कितना फील्ड डेवलप हुआ यहाँ पे,
ठीक है ना। तो ये जो फील्ड है ना, यही डीपोलराइजिंग फील्ड होता है, ठीक है। तो कभी अगर एग्जाम में मान लो इसमें पूछ दिया ना कि जैसे इस केस में व्हाट इज द डीपोलराइजिंग फील्ड, तो पहले तो आपको फील्ड इनसाइड सिलेंडर स्फीयर निकालना पड़ेगा, ये जो आंसर आ गया। अब इस ई को जो है ना आप यहाँ पे पुट करोगे तो पी निकल जाएगा, फिर पी का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो फिर आपको डीपोलराइजिंग फील्ड मिलेगा, ठीक है। तो कभी एग्जाम में देखो ये पूछा जा सकता है डीपोलराइजिंग फील्ड इस केस में, ठीक है। तो ये ध्यान रखोगे, डीपोलराइजिंग फील्ड का मतलब है, डीपोलराइजिंग फील्ड भी इसको हम लोग, डीपोलराइजिंग फील्ड इज बेसिकली फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन है, ड्यू टू पोलराइजेशन। अब इसको डीपोलराइजिंग फील्ड इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि ये फील्ड जो है ना अप्लाइड फील्ड को कैंसिल आउट करने की कोशिश करता है, उसके अपोजिट होता है, देख रहे हो ना, इसका साइन अपोजिट हो गया, नेगेटिव है यहाँ पे, तो इसीलिए इसको डीपोलराइजिंग फील्ड बोलते हैं, ठीक है। तो फील्ड बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन, ड्यू टू पोलराइजेशन इज कॉल्ड डीपोलराइजिंग फील्ड। तो यहाँ पे आप देखिए इस केस में मतलब फॉर स्फीयर के केस, स्फीयर वाले केस में जो है ना, स्फीयर के केस में डीपोलराइजिंग फील्ड, ठीक है ना, डीपोलराइजिंग फील्ड, ठीक है ना, ये अगर हम निकालते हैं तो ये -p/3 है। तो p को आप ऐसे लिख दोगे, ठीक है ना, p इज इक्वल टू -ε0 और इंटू e और इंटू e, ठीक है, और बाई 3ε0, ठीक है। तो इसमें हम लोग e का वैल्यू पुट करेंगे, e जो हमारा निकल गया है देखो यहाँ से 3e0, तो 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, और एप्सिलॉन नॉट तो कैंसिल हो ही गया, और का ई को आप लिख दोगे एप्सिलॉन r -1, तो ये हो जाएगा, और डिवाइड बाय यहाँ पे एप्सिलॉन r +2 हो जाएगा, ठीक है ना, दिस इज एप्सिलॉन r +2, ठीक है। तो एप्सिलॉन r -1 और डिवाइड बाय एप्सिलॉन r +2 और इंटू E0 हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली डीपोलराइजिंग फील्ड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, माइनस साइन यहाँ पे लिख दोगे। सो दैट्स द डीपोलराइजिंग फील्ड। तो कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज द डीपोलराइजिंग फील्ड, तो बस आपको फील्ड ड्यू टू पोलराइज, ये जो क्वांटिटी है ना इसी को डीपोलराइजिंग फील्ड कहा जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको लिखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और अप्लाइड फील्ड के टर्म में, तो फिर आप इस तरह से प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए बेसिकली आपको फील्ड इनसाइड द स्फीयर आपको निकालना पड़ेगा पहले, ओके, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डिस्कशन हो गया रिलेटेड टू डायलेक्ट्रिक, ओके। अब हम लोग देखिए नेक्स्ट जो डिस्कस करने जा रहे हैं डायलेक्ट्रिक से रिलेटेड, वो बेसिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस बार जो है ना IIT जैम में क्वेश्चन पूछा गया था डायलेक्ट्रिक का। हम आपको लास्ट क्लास में बताया ना कि एनर्जी अगर आपको निकालना है जैसे डायलेक्ट्रिक के केस में, तो इसको ऐसे लिख दिया था 1/2 एप्सिलॉन नॉट और इंटू एप्सिलॉन r और इंटू E² और इंटू d टॉप। सो दिस इज हाउ वी राइट एनर्जी। तो क्वेश्चन इस बार IIT जैम में जो आया, देख लोगे आप लोग पेपर 2022 का क्वेश्चन, उसमें यह था कि एक स्फीयर है जिसके अंदर भी मतलब अंदर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है और बाहर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, दोनों का रेशियो निकालना था। डायलेक्ट्रिक का क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। वो क्वेश्चन आप लोग देख लोगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डिस्कशन हो गया है हमारा डायलेक्ट्रिक का, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं डायलेक्ट्रिक केस में बाउंड्री कंडीशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसमें, ठीक है। देखो बाउंड्री कंडीशन फॉर डायलेक्ट्रिक्स, ठीक है, बाउंड्री कंडीशन फॉर डायलेक्ट्रिक्स, ओके। बाउंड्री कंडीशन फॉर डायलेक्ट्रिक्स बेसिकली देखो डायलेक्ट्रिक जब भी हम बात करते हैं तो जैसे कोई मटेरियल होगा, इट इज प्लेस्ड समवेयर इन एयर, ठीक है। तो एक इंटरफेस तो बनता ही है डायलेक्ट्रिक का, जैसे वॉल्यूम है और फिर एयर आ गया, तो दोनों के बीच में एक इंटरफेस होगा जिसमें डायलेक्ट्रिक और एयर कॉन्टैक्ट में है। तो उस इंटरफेस पे बेसिकली क्या कंडीशन होता है ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई इस साइड सपोज करो कि ये हमारा डायलेक्ट्रिक है, ठीक है ना, मान लो ये दोनों भी डायलेक्ट्रिक हो सकता है, इसको हम ऐसे कह देते हैं, सपोज दिस इज मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, ठीक है ना, दिस इज मीडियम 2, ठीक है। अब सपोज करो कि कहीं पे कोई चार्ज रखा हुआ है, जैसे मान लीजिए आप भी बनाओगे नहीं, हम जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए कह रहे हैं, शो कर रहे हैं, ये नेसेसरी नहीं कि यहाँ पे पॉइंट चार्ज हो, ठीक है ना। तो देखिए इसका फील्ड लाइन ऐसे होगा, ठीक है ना, ये पॉइंट चार्ज है तो इसका फील्ड लाइन ऐसे होगा। अब यहाँ से फील्ड लाइन जाने पे इधर थोड़ा सा टिल्ट हो जा सकता है, ठीक है ना। तो जब भी फील्ड लाइन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा ना, तो ये थोड़ा टर्न हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही है, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है। तो बेसिकली आप देखिए
यहाँ से अगर फील्ड लाइन ऐसे गया और इधर ऐसे टर्न हो गया, तो हम अगर पता करना चाहते हैं कि फील्ड लाइन पे क्या कंडीशन है, ओके, इफ यू वांट टू नो सच थिंग्स, ओके, तो हमें बाउंड्री कंडीशन यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि देखिए यहाँ पे कुछ फील्ड लाइंस हैं इस तरह से, ठीक है ना, देयर आर सम फील्ड लाइंस इस तरह से, देखिए यहाँ पे, या ऐसे, ये, या ऐसे करो, एक मिनट, ये फील्ड लाइन है, ठीक है ना। तो ये मान लो इधर जाने के बाद इधर टर्न हो गया ऐसे, ठीक है ना, ये इधर टर्न हो गया ऐसे, ठीक है, इस तरह से टर्न हो रहा है, ठीक है। तो फील्ड लाइन देखिए यहाँ पे ऐसे टर्न हो रहा है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है ना, ये मान लीजिए ये फील्ड लाइन है अभी यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग देखिए इन सभी मीडियम को लीनियर मीडियम मानकर चलेंगे, ठीक है। ये जो मीडियम है वो लीनियर मीडियम है, लीनियर मीडियम। तो लीनियर मीडियम में हम लोग जानते हैं कि डी वेक्टर इज इक्वल टू ऐसा होता है, डी वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट और इंटू एप्सिलॉन आर और इंटू ई वेक्टर, ठीक है ना, इस तरह का रिलेशन होता है। तो इसमें देखिए ये वेक्टर में ये रिलेशन है ना, तो आप कंपोनेंट में भी ऐसा रिलेशन लिख सकते हो। तो आप ऐसे लिख सकते हो, डी का मान लीजिए पैरेलल कंपोनेंट आप लिखना चाहते हैं तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और ई का पैरेलल कंपोनेंट लिख सकते हो, ठीक है ना। उसी तरह से डी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट अगर आप लिखना चाहते हैं तो दिस इज एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और ई का परपेंडिकुलर कंपोनेंट आप लिख सकते हो, ठीक है ना। सो वी कैन राइट इन दिस वे, ओके, डी परपेंडिकुलर कंपोनेंट, डी पैरेलल कंपोनेंट, ओके, वी कैन राइट सच थिंग्स, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो हमें इन सभी में जैसे डी का पैरेलल है, डी का परपेंडिकुलर है, इसमें क्या रिलेशन होता है, दैट वी आर डिस्कसिंग हियर, ओके। तो देखिए इस साइड मीडियम 2 है, इस साइड मीडियम 1 है। अब जैसे ये इंटरफेस है, तो इस इंटरफेस में कुछ चार्ज हो सकता है, देयर माइट बी सम चार्ज हियर, ओके, सिग्मा, मान लीजिए ये फ्री चार्ज भी हो सकता है, बाउंड चार्ज भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, ओके। तो मान लीजिए यहाँ पे चार्ज जो है वो सिग्मा है, ठीक है। तो सिग्मा मतलब दो तरह का हो सकता है, सिग्मा फ्री भी हो सकता है, सिग्मा बाउंड भी हो सकता है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें बाउंड्री कंडीशंस जो है ना वो ये है कि मान लीजिए इसमें जैसे इस पॉइंट हम जो डिस्कशन कर रहे हैं ना वो ये बाउंड्री है, बेसिकली दिस इज द बाउंड्री, बाउंड्री के वेरी क्लोज दो पॉइंट पे डिस्कशन कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग एट 2 पॉइंट्स वेरी क्लोज टू द बाउंड्री, ठीक है ना, वेरी क्लोज टू द बाउंड्री हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है ना, इस तरह से है डिस्कशन, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे बेसिकली इसमें बाउंड्री कंडीशन ये होता है, जैसे मान लो यहाँ पे ये साइड 1 है और ये साइड 2 है, मतलब इन दोनों पॉइंट पे अप्लाई हो रहा है। ये मान लो हमारा पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है। तो जब हम बात कर रहे हैं ना फील्ड वगैरह का, तो बेसिकली ऐसा कर रहे हैं कि वेरी क्लोज टू द बाउंड्री, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखोगे पोटेंशियल इन रीजन 1 विल ऑलवेज बी इक्वल टू पोटेंशियल इन रीजन 2 नियर द बाउंड्री। दोनों साइड का पोटेंशियल जो है ना वो कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो पहला बाउंड्री कंडीशन तो ये हो गया। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फर्स्ट कंपोनेंट, ठीक है, विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का सेकंड कंपोनेंट, ठीक है ना, मतलब पैरेलल कंपोनेंट, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट जो है ना दोनों साइड, फर्स्ट साइड और सेकंड साइड में इक्वल होगा। पैरेलल कंपोनेंट का मतलब क्या होगा, ये जो यहाँ पे आप देखिए, ये यहाँ पे जो लिखा गया ना, दिस इज इंटरफेस, ये इंटरफेस है। तो इस इंटरफेस के पैरेलल, ठीक है ना, देखिए जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है ना, तो इसका कंपोनेंट हम ऐसे लेंगे तो ये पैरेलल कंपोनेंट हो जाएगा, और इधर कंपोनेंट लोगे तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा जैसे E2 है और ये सपोज कर लो E1 है, ठीक है ना। उसी तरह से ये यही डायरेक्शन D2 का हो सकता है, ये डायरेक्शन D1 का हो सकता है, ठीक है ना। तो ये कंडीशन आएगा, ठीक है ना, कि E1 पैरेलल इज इक्वल टू E2 पैरेलल, ये ऑलवेज ये कंडीशन होता है ट्रू, ध्यान रखोगे जो भी कंडीशन बताया जा रहा है ना वो ऑलवेज ट्रू होगा, ठीक है ना। सो E1 पैरेलल इज इक्वल टू E2 पैरेलल, ठीक है। दूसरा कंडीशन इसमें ये है कि देखिए यहाँ पे फील्ड जो है ना फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम जा रहा है, तो ये एक तरह से फाइनल डायरेक्शन है और ये इनिशियल डायरेक्शन है। तो यहाँ पे दूसरा कंडीशन आता है कि D2 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट और माइनस D1 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा फ्री, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं डी डॉट डी एस, डी जो रिलेट होता है ना वो सिग्मा फ्री से रिलेट होता है। हम लोग कल पढ़ रहे थे, कल के क्लास में हम लोग ये डिस्कस किए थे कि डी डॉट डी एस इज इक्वल टू होता है सिग्मा फ्री। यही डिस्कस किए थे ना कल हम लोग क्लास में, डी डॉट डी एस इज इक्वल टू सिग्मा फ्री। इज इट ओके? ठीक है, तो अभी हम थोड़ा जस्टिफिकेशन बता देंगे, ठीक है। थर्ड बाउंड्री कंडीशन जो इसमें आता है ना वो ये है कि
तो इंपॉर्टेंट बाउंड्री कंडीशन यही दो है, दीज आर इंपॉर्टेंट बाउंड्री कंडीशन। एक और बाउंड्री कंडीशन है इसमें, देखिए E1 का सॉरी E2 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट माइनस E1 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है। तो देखिए जब आप D डॉट ds लिखते हो ना तो सिग्मा फ्री आता है, लेकिन E डॉट ds लिखते हो, E डॉट ds, अच्छा यहाँ पे सिग्मा फ्री नहीं था ना, क्या था, क्या था यहाँ पे, व्हाट वी हैड हियर, क्यों होना चाहिए, क्यों हाँ क्यू था ना यहाँ पे, वही तो यहाँ पे था क्यू फ्री इनक्लोज्ड, ऐसे था, ठीक है ना। तो वही ये वाला सिग्मा ds जो है ना वो ऐसे नीचे जाके डिवाइड होगा ना, तो चार्ज बाय एरिया से सिग्मा बन जाएगा। तो सिर्फ d निकालोगे ना आप, तो d सिर्फ देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, ds नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ d लिखा हुआ है, तो ये वाला एरिया मतलब जाकर के डिवाइड हो गया, तो इसलिए सिग्मा बन गया ये, ठीक है। तो E डॉट ds हम लोग लिखते हैं चार्ज इनक्लोज्ड और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो देखो जब ये चार्ज इनक्लोज्ड लिखा जाता है ना, तो इसमें दोनों चार्ज होते हैं, क्यू फ्री प्लस क्यू बाउंड, ठीक है ना, इनक्लोज्ड और डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो क्यू फ्री प्लस क्यू बाउंड इनक्लोज्ड और डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ओके, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे E2 परपेंडिकुलर माइनस E1 परपेंडिकुलर अगर हम ये लिखते हैं, ठीक है, तो इसमें देखिए क्योंकि E के रिलेशन में दोनों चार्ज आता है ना, तो इसीलिए इसको हम लोग या तो ऐसे लिखेंगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, we write it like this sigma by epsilon naught, या फिर अगर इसको एक्सप्लिसिटली लिखना चाहते हो तो सिग्मा फ्री प्लस सिग्मा बाउंड और डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये लिखना पड़ेगा, सिग्मा फ्री प्लस सिग्मा बाउंड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो ये कुछ बाउंड्री कंडीशन है जो ऑलवेज ट्रू है, दीज आर ऑलवेज ट्रू, ठीक है ना। तो ये बेसिक बाउंड्री कंडीशन है, ये सभी ध्यान रखेंगे कि ऑलवेज ट्रू है, ये सभी ऑलवेज, ठीक है, दीज आर ऑलवेज ट्रू। अब कुछ स्पेशल केस हम लोग देखो कभी कभी कंसीडर करते हैं, जैसे मान लीजिए इंटरफेस पे कोई चार्ज बाहर से पुट नहीं किया गया है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि नो चार्ज हैज बीन पुट फ्रॉम आउटसाइड, तो सिग्मा फ्री फिर 0 हो जाएगा, तो सिग्मा फ्री 0 कर देंगे। अगर क्वेश्चन में दिया गया है ना, कोई मतलब मेंशन नहीं किया गया क्वेश्चन में कि चार्ज पुट किया गया है या नहीं, तो हम मानकर चलेंगे कोई भी चार्ज पुट नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो उस केस में आप सिग्मा फ्री 0 कर सकते हो, तो बस उसमें आ जाएगा फिर D1 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू D2 परपेंडिकुलर, ये दोनों फिर इक्वल आ जाएंगे, ठीक है ना। तो वो एक स्पेशल केस हो जाएगा, बट दिस इज जनरल और ये हमेशा ट्रू है, ठीक है ना, दिस इज ऑलवेज ट्रू, ऑलराइट, ठीक है। तो अब देखिए इस प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं ना, देखिए टू सॉल्व प्रॉब्लम मतलब जैसे देखो इफ प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, इसको हम ऐसे कर देते हैं, नेमिंग कर देते हैं मान लो, ठीक है ना, और ये सपोज करो 4 है। तो ये 4 बाउंड्री कंडीशन है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है, तो आप क्या करोगे, तो इस केस में यूज सेकेंड एंड, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड अगर क्वेश्चन होगा ना तो सेकेंड को तो यूज करना ही है, ठीक है ना, एंड थर्ड, ठीक है, थर्ड कोई भी यूज करोगे, ठीक है ना, सेकेंड और थर्ड यूज करेंगे हम लोग हमेशा, ठीक है ना। और इन 3 देखो थर्ड, ये इसको तो यूज करना है, एंड इन थर्ड रिप्लेस, ठीक है ना, डी बाय डी पैरेलल, ठीक है ना, डी पैरेलल देखो यहाँ पे लिखा, सॉरी डी परपेंडिकुलर है ना, यहाँ पे डी परपेंडिकुलर, देखो इसमें डी परपेंडिकुलर जो लिखा हुआ है ना उसको इससे रिप्लेस कर दोगे, रिप्लेस डी परपेंडिकुलर बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और ई परपेंडिकुलर, इससे रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला रिलेशन यूज करके। क्योंकि क्वेश्चन जो है हमारा, तो हमेशा ध्यान रखोगे मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो है ना इन दोनों से ही सॉल्व होता है, सेकंड और थर्ड से, ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सेकंड थर्ड से सॉल्व होगा, ठीक है। बस ई का क्वेश्चन है तो डी को आपको ई से रिप्लेस करना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला लगा देना होगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई परपेंडिकुलर। और अगर क्वेश्चन देखिए इफ प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू, अगर प्रॉब्लम है रिलेटेड टू डी वेक्टर, अगर डी वेक्टर से रिलेटेड है प्रॉब्लम, ठीक है, देन ऑल्सो यूज सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। बट नाउ रिप्लेस ई पैरेलल, जैसे इसमें देखो सेकेंड में ई पैरेलल लिखा हुआ है ना, बाय यहां से देखो ये वाला ई पैरेलल को आप रिप्लेस करोगे डी पैरेलल डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर से, ठीक है ना, इन टू में ये रिप्लेस, क्योंकि क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है,
ठीक है ना, सॉरी डी वेक्टर से रिलेटेड है, तो ई को पहले डी में कन्वर्ट करना पड़ेगा यूजिंग दिस रिलेशन, ओके, तो फिर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली तो इससे जानते हो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे हम ये बात थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए हम देखो बता दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे पैरेलल और परपेंडिकुलर की बात की गई है ना, तो पैरेलल का मतलब होता है कंपोनेंट पैरेलल टू इंटरफेस, जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ना, ऐसे ये पैरेलल इंडिकेट कर रहा है कंपोनेंट पैरेलल टू इंटरफेस, ठीक है। और परपेंडिकुलर मींस कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू इंटरफेस, ये इसका मीनिंग है। तो अगर देखिए कभी ऐसा होता है ना कि इफ एक्स वाई प्लेन इज इंटरफेस, अगर एक्स वाई प्लेन इंटरफेस है, ठीक है, इंटरफेस, देन, ठीक है ना, तो अगर एक्स वाई प्लेन इंटरफेस है देन बेसिकली, ठीक है, तो इफ एक्स वाई प्लेन इज इंटरफेस, तो हमें क्या करना है कि देखिए एक्स वाई प्लेन अगर इंटरफेस होगा ना, तो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल जो भी कंपोनेंट होगा, जैसे मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट है, वाई डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट है, तो वो इंटरफेस के पैरेलल कंपोनेंट कहलाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखोगे कि देन ई पैरेलल कंटेन्स ई एक्स एंड ई वाई, दोनों कंटेन करेगा ई पैरेलल, ठीक है ना। और ई परपेंडिकुलर जो है ना, दिस कंटेन्स ई जेड ओनली, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप ध्यान रखोगे डिफरेंट सिचुएशन में कि जैसे सपोज इंटरफेस वाई जेड प्लेन के पैरेलल है, तो ई पैरेलल में ई वाई भी आ जाएगा और ई जेड भी आ जाएगा, ओके। तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ओके, ठीक है। तो कुछ ये तो कुछ बेसिक डिस्कशन हो गया। अब हम देखो इसका जो है ना ये सभी जो रिलेशंस लिखे गए ना, डायरेक्ट कुछ भी नहीं लिखा गया है, ये सब कुछ जो है ना बेसिकली डेरिवेशन से आता है, ठीक है। और डेरिवेशन बेसिकली जो आप इलेक्ट्रोस्टैट्स में बेसिक चीजें पढ़ते हो ना, उसी से ये डेरिवेशन होता है, ठीक है। तो देखो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो पैरेलल कंपोनेंट, जैसे यहाँ पे देखिए पैरेलल कंपोनेंट आया और इसमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो दो तरह के बाउंड्री कंडीशन है, एक पैरेलल कंपोनेंट से रिलेटेड है और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट से रिलेटेड है। तो आप ध्यान रखेंगे पैरेलल कंपोनेंट का रिलेशन डिराइव होता है लाइन इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी से, ठीक है। अच्छा, इन सभी रिलेशन के बारे में क्या बोला गया, दीज आर ऑलवेज ट्रू। ऑलवेज ट्रू कहने का मतलब जानते हो क्या है, कि ये नहीं हम कह रहे कि इलेक्ट्रोस्टैट्स में ऑलवेज ट्रू है, ठीक है। ये ऑलवेज ट्रू कहने का मतलब है कि ये हर जगह पे हमेशा ट्रू होगा। अब बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ोगे, ठीक है ना, तो मतलब थ्रू मतलब एवरीवेयर इन ईएमटी, है ना। ऑलवेज ट्रू मीन्स एवरी यूज्ड एवरीवेयर इन ईएमटी। ईएमटी में हर जगह यूज होता है ये, ठीक है। दिस इज यूज्ड एवरीवेयर इन ईएमटी, ओके, ऑलराइट। सो नाउ देखिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ दिस रिलेशंस आर डिराइव्ड, हाउ बाउंड्री कंडीशंस आर derived for E वेक्टर एंड डी वेक्टर, ठीक है। ई वेक्टर और डी वेक्टर के लिए बाउंड्री कंडीशन कैसे डेराइव करते हैं, ठीक है ना। तो ये अगर हम लोग देखें, ठीक है ना, तो देखिए इसमें हाउ बाउंड्री कंडीशंस आर डेराइव्ड फॉर ई वेक्टर एंड डी वेक्टर, ओके। तो यहाँ पे देखिए इसमें ध्यान रखना है फॉर पैरेलल कंपोनेंट, फॉर पैरेलल कंपोनेंट का कोई भी रिलेशन, पैरेलल कंपोनेंट रिलेशन, ठीक है ना, वी यूज लाइन इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो लाइन इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे कि हम ये यूज करेंगे ई डॉट डी एल इज इक्वल टू 0, तो ये इस रिलेशन से हमें मिलता है E1 पैरेलल इज इक्वल टू E2 पैरेलल, ठीक है। और फॉर ध्यान रखोगे फॉर परपेंडिकुलर कंपोनेंट रिलेशन, परपेंडिकुलर कंपोनेंट का कोई भी रिलेशन है, ठीक है, वी यूज, ठीक है, सरफेस इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी, सरफेस इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी,
ठीक है, तो सरफेस इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। तो फॉर परपेंडिकुलर कंपोनेंट रिलेशन वी यूज सरफेस इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी, इज दैट ओके? सो दैट्स द कॉन्सेप्ट, ओके। मतलब ये यूज करते हैं, जैसे देखिए ई डॉट डी एस यूज करोगे ना, ओवर क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इससे हमें मिलता है E1 E2 परपेंडिकुलर माइनस E1 परपेंडिकुलर, ठीक है, इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, या फिर इसी को सिग्मा फ्री प्लस सिग्मा बाउंड और डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये यहाँ से मिलता है, ठीक है ना। और बेसिकली ये जो रिलेशन है डी डॉट डी एस, ठीक है, डी डॉट डी एस ओवर क्लोज सरफेस दैट इज इक्वल टू चार्ज, हम लोग इसको ऐसे लिख रहे थे क्यू फ्री इनक्लोज्ड। तो इससे मिलेगा हमें D2 परपेंडिकुलर माइनस D1 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू सिग्मा फ्री, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हम इसका बस एक रिलेशन, देखो ये जो है ना, इसको हम डेराइव करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है ना। देखो बहुत शॉर्ट में ये डेरिवेशन हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये कोई इंटरफेस है, सपोज दिस इज इंटरफेस, ठीक है, और ये मान लीजिए कोई फील्ड लाइन है, ऐसे गया और इधर ऐसे चला गया, ठीक है ना। दिस इज द फील्ड लाइन, ओके। थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है ये, ठीक है, इसको ऐसे बना देते हैं, ठीक है। तो ये इंटरफेस है, ठीक है। तो हम फील्ड लाइन ऐसे दिखा रहे हैं, मान लीजिए ये ऐसे फील्ड लाइन आया और फिर ऐसे गया, ठीक है ना, ये फील्ड लाइन है। तो यहाँ पे हम फील्ड का वैल्यू मान लो E1, सॉरी ये मान लो डी का डायरेक्शन है, ये इसको हम D1 बोल रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम D2 बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग इस तरह से एक छोटा सा ऐसे, ठीक है ना, वेरी स्मॉल, ऐसे एक क्लोज सरफेस बनाते हैं, ठीक है, वेरी स्मॉल, ठीक है। ये बहुत छोटा बनाया गया, देखो अभी हम बड़ा करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है ना। इट इज समथिंग लाइक दिस। तो ये नीचे सिलेंडर जैसा है, ठीक है ना, नीचे क्रॉस सेक्शन है, ऊपर एक क्रॉस सेक्शन है, तो इट इज लाइक ए सिलेंडर, ओके। तो ये सिलेंडर जैसा है, ठीक है ना। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो ये विड्थ है ना, दिस विड्थ, दिस टेंड्स टू जीरो, ये जीरो हम मान लेंगे, ठीक है ना। तो मतलब ये जो हाइट है इसकी एकदम बिल्कुल जीरो है, तो इसीलिए हमें बेसिकली ये, हम इसका मतलब हो जाएगा कि ये दो वेरी क्लोज पॉइंट्स को हम रिलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। वी आर रिलेटिंग टू वेरी क्लोज पॉइंट्स, इज दैट ओके? ये इसका मतलब है, ओके। तो यहां से देखिए, तो इसीलिए हम इस विड्थ, क्योंकि हम रिलेट करना चाहते हैं टू वेरी क्लोज पॉइंट्स को, तो इसीलिए हम इसका लेंथ जो है ना, या हाइट आप कह सकते हो, जीरो ले रहे हैं, ठीक है। तो हम इसमें अप्लाई करेंगे, देखिए ये फॉर्मूला डी डॉट डी एस ओवर क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू फ्री इनक्लोज्ड। तो ये जो क्लोज सरफेस हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, डी डॉट डी एस, तो देखिए ये अपर सरफेस पे जब करोगे ना, तो नॉर्मल देखिए इसका ये N2 कैप इधर हो जाएगा, और इसमें N1 कैप जो है ना इधर हो जाएगा, ये N1 कैप। तो जब आप देखिए इस पे इंटीग्रेशन करोगे ना, तो डी वेक्टर इधर है और N2 कैप, तो हम जानते हैं किसी भी वेक्टर का किसी तो ये जो डी डॉट डी एस है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, डी डॉट एन कैप और इनटू डी एस, दैट इज इक्वल टू क्यू फ्री इनक्लोज्ड, ऐसा लिख सकते हो आप। तो देखिए डी डॉट एन कैप जो यहाँ पे आ रहा है ना, वो बेसिकली अगर हम इस अपर सरफेस पे कैलकुलेशन करेंगे, तो डी का एन कैप के साथ आप डॉट कर रहे हो, तो जब भी किसी वेक्टर का डॉट किया जाता है तो वो वेक्टर का हमें कंपोनेंट मिल जाता है उस डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हमारा बन जाएगा D2 परपेंडिकुलर, यहाँ पे इस साइड ऐसे D2 परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये DS पे इंटीग्रेशन बन जाएगा, तो ये हमें मान लो दे दिया डेल्टा एस, ठीक है ना। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे ना, तो देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि ये हमारा, जैसे मान लीजिए D1 वेक्टर है, और ये सरफेस है, और यहाँ पे ये हमारा N1 कैप है, N1 कैप। तो क्या होगा कि ये आप देखिए बेसिकली D2 वेक्टर का डायरेक्शन एक्चुअल में इधर है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ D1 वेक्टर। इसको आगे बढ़ाओगे ना, तो इनके बीच में एंगल जो ये बन रहा है ना, देखो यहाँ पे D1 वेक्टर, तो D1 वेक्टर कंपोनेंट जो आ रहा है ना, वो N कैप में नहीं आ रहा है, एक्चुअल में इसका कंपोनेंट माइनस N कैप में होगा, दिस इज माइनस N1 कैप, ठीक है ना। तो इसीलिए जब यहाँ पे इस सरफेस पे डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा ना, तो ये क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसलिए इसको माइनस में लिखा जाएगा, ठीक है ना। या फिर इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये डॉट प्रोडक्ट करोगे ना, तो जैसे मान लीजिए N1 कैप इधर है और डी वेक्टर इधर है, तो इनके बीच में ये एंगल बन रहा है मोर देन 90 डिग्री। तो आप जानते हो डॉट प्रोडक्ट मोर देन 90 में नेगेटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और फिर ये भी एक्चुअल में नॉर्मल है, तो डी का नॉर्मल कंपोनेंट मिलेगा, तो यहाँ पे D1 परपेंडिकुलर आ जाएगा और इंटू डेल्टा एस, और ये मान लो डेल्टा क्यू फ्री है, ठीक है।
तो ये चार्ज इनक्लोज इसके अंदर छोटा सा ऑब्जेक्ट है ना, तो इसके अंदर स्मॉल चार्ज इनक्लोज होगा, तो इसीलिए हम इसको डेल्टा क्यू लिख दिए, मतलब स्मॉल चार्ज इनक्लोज। ओके, तो डेल्टा एस से दोनों साइड डिवाइड कर दोगे ना, तो ये बन जाएगा D2 परपेंडिकुलर माइनस D1 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू सिग्मा फ्री, ऐसा होगा। ठीक है, तो यही बाउंड्री कंडीशन है। तो देखो एक का डेरिवेशन हम आपको बता दिए हैं, ठीक है ना, बाकी सभी इसी तरह से डेराइव होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, बस ये ध्यान रखोगे लाइन इंटीग्रेशन से पैरेलल कंपोनेंट डेराइव होता है और सरफेस इंटीग्रेशन से परपेंडिकुलर कंपोनेंट डेराइव होता है। ठीक है, अब देखिए इस पे जानते हो को बेस्ड बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं नेट एग्जाम में। ठीक है, तो पहले एक स्टैंडर्ड एग्जांपल देखो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, एग्जांपल, ठीक है, देखो रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन, सर लास्ट स्लाइड करना। एक मिनट, ठीक है। सो रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन टू साइड्स ऑफ ए इंटरफेस। ठीक है, सो रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन टू साइड्स ऑफ एन इंटरफेस। ठीक है ना, एन इंटरफेस कर दो। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये कोई इंटरफेस है, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे इस साइड मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लो एप्सिलॉन 1 है, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन 2 है। ठीक है, तो हम लोग देखिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब यहाँ पे ये मान लो यहाँ पे नॉर्मल ऐसे दिया हुआ है, ठीक है ना, दिस इज दी नॉर्मल, यहाँ पे ऐसे ये नॉर्मल है। तो नॉर्मल के साथ मान लीजिए यहाँ पे एंगल ये θ1 बना रहा है और यहाँ पे θ2, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E2 हो गया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे E1 है। तो हमें बताना है कि इनमें क्या रिलेशन होगा। हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि यहाँ पे सिग्मा फ्री जो है ना वो 0 है, सिग्मा फ्री इज 0। तो देखिए ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है ना, तो पहला कंडीशन तो हमें ये यूज करना पड़ेगा, E1 पैरेलल इज इक्वल टू E2 पैरेलल। तो पैरेलल का मतलब होता है कंपोनेंट पैरेलल टू इंटरफेस। तो ये हमारा देखिए ब्लू कलर से जो बना हुआ है ना, ये इंटरफेस है। ठीक है, दिस इज मीडियम। जैसे आप देखो इंटरफेस पता करने का तरीका ये होता है कि जैसे इधर और इधर इसके ऊपर नीचे मीडियम अलग हो गया ना, तो इसका मतलब इंटरफेस यही है। अब जैसे ये डॉटेड लाइन के इधर इधर मीडियम अलग दिया हुआ नहीं है, कि ऐसा नहीं बोला गया कि यहाँ पे एप्सिलॉन 1 है यहाँ पे एप्सिलॉन 2 है, तो इसलिए हम इस डॉटेड लाइन को इंटरफेस नहीं बोल सकते हैं। ठीक है ना, दिस मे नॉट बी इंटरफेस, इज दैट ओके। तो देखिए यहाँ से E1 पैरेलल इज इक्वल टू E2 पैरेलल लिखेंगे। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या रहा है कि E1 पैरेलल, तो E1 का कंपोनेंट इंटरफेस के पैरेलल, तो इधर कंपोनेंट लोगे ना परपेंडिकुलर, देखिए नॉर्मल के डायरेक्शन में कंपोनेंट लोगे तो क्योंकि इससे एंगल बना हुआ है तो कॉस आ जाएगा, इधर साइन आ जाएगा, तो ऐसे लिखना पड़ेगा E1 sin θ1 इज इक्वल टू E2 और sin θ2। ठीक है, इसका भी कंपोनेंट ऐसे इंटरफेस के पैरेलल इधर कॉस आ जाएगा इधर साइन आ जाएगा, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब दूसरा हम लगाएंगे ये कंडीशन, देखो D2 परपेंडिकुलर माइनस D1 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू सिग्मा फ्री इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन ई से रिलेटेड है ना, तो हम बताए कि इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लिखना है, तो एप्सिलॉन आर लिखना है, तो ये 2 के लिए तो एप्सिलॉन आर 2 लिख दोगे। ठीक है ना, और ये E2, या इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे हम जानते हैं ना कि D इज इक्वल टू ऐसे भी लिखा जाता है एप्सिलॉन इंटू ई, ये भी लिखते हैं हम लोग, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर को एप्सिलॉन लिखते हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पे एप्सिलॉन 2 इंटू ऐसे लिख दोगे E2, ठीक है ना, परपेंडिकुलर, और माइनस एप्सिलॉन 1 इंटू E1 परपेंडिकुलर, ये लिख दो। ठीक है, इज इक्वल टू सिग्मा फ्री, इस क्वेश्चन में 0 दिया हुआ है, यहाँ पे इंटरफेस पे कोई भी फ्री चार्ज नहीं है। तो अब देखिए एप्सिलॉन 2 है ये और E2 परपेंडिकुलर, तो E2 का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो इसका कंपोनेंट इधर लोगे cos थीटा आ जाएगा, तो इट विल बी E2 और इंटू cos थीटा 2 माइनस एप्सिलॉन 1 और E1 और इंटू cos थीटा 1, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो यहाँ से आप देखिए बेसिकली, ठीक है, तो ये रिजल्ट आ रहा है यहाँ से एप्सिलॉन 2 और इंटू E2 cos थीटा 2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 इंटू E1 और इंटू cos थीटा 1। ठीक है, क्वालिटी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 निकल गया। अब हम दोनों को डिवाइड करते हैं, तो इसको डिवाइड करोगे ना आप, तो यहाँ से देखिए E2 कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर ले आओगे पहले। ठीक है ना, इसको इधर ला करके हम डिवाइड करेंगे, इसको स्विच करके, तो cos थीटा 2 बाई sin थीटा 2 जो है ना 1 हो जाएगा, तो ये बन जाए, सॉरी tan थीटा बन जाएगा, tan थीटा 2 और बाई यहाँ पे डिवाइड करने से एप्सिलॉन 2 बच जाएगा, इज इक्वल टू tan थीटा 1
और बाई एप्सिलॉन 1। ठीक है, तो यहां से देखिए रिजल्ट आ रहा है बेसिकली tan थीटा 1 और बाई tan थीटा 2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 बाई एप्सिलॉन 2। ठीक है, दैट्स द रिजल्ट। ठीक है, तो ये बहुत ही वेल नोन रिजल्ट है। ये यही इसी रिजल्ट को डायरेक्टली भी पूछा गया है नेट एग्जाम में, टीएफआर के एग्जाम में, ठीक है ना, गेट एग्जाम में, इवन जेस्ट के एग्जाम में, सभी एग्जाम में इस रिलेशन को डायरेक्टली भी पूछा गया है। ठीक है, तो मेनली आपको देखो इस डिस्कशन से ये समझ में आता है कि बाउंड्री कंडीशन कैसे अप्लाई करते हैं। पहला ये बाउंड्री कंडीशन लगाया गया, E1 पैरेलल इज इक्वल टू E2 पैरेलल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जितना भी क्वेश्चन होगा ना वो बेसिकली इसी से सॉल्व होता है। एक बार इसको लगाना होता है और एक बार इसको लगाना होता है डी, और डी को फिर ई में एक्सप्रेस करना होता है। ठीक है ना, देन यू गेट द आंसर। ओके, ठीक है। सो ये बाउंड्री कंडीशन से रिलेटेड कुछ बेसिक डिस्कशन हो गया। ओके, तो अब देखो यहाँ पे, तो अगर मान लीजिए कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, देखिए हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है ना, तो ये तो एग्जांपल था, अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि z इज इक्वल टू 0 इज एन इंटरफेस बिटवीन टू मीडिया। ठीक है ना, दो मीडियम के बीच में इंटरफेस है, z इक्वल टू 0 प्लेन। ठीक है ना, इफ फॉर z ग्रेटर देन 0, इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया हुआ है ना वो मान लो ऐसा दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 4k कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। एंड एप्सिलॉन जो दिया हुआ है ना वो मान लो 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट दिया हुआ है। ठीक है ना, मतलब एप्सिलॉन परमिटिविटी है, ये एप्सिलॉन को हम लोग परमिटिविटी कहते हैं ना, और एप्सिलॉन आर को रिलेटिव परमिटिविटी। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है ना, तो ये एप्सिलॉन आर का वैल्यू आप ये कह सकते हो यहाँ पे 2 दिया हुआ है। ठीक है ना, एंड फॉर z लेस देन 0 एप्सिलॉन इज इक्वल टू मान लो 3 एप्सिलॉन नॉट दे दिया गया। ठीक है, सो क्वेश्चन इज फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इन z लेस देन 0 रीजन। ठीक है, तो ये हम लोग देखिए एक बेसिक क्वेश्चन है, हम लोग इस क्वेश्चन को यूज बाउंड्री कंडीशन को यूज करके इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन है ना, तो बस हम बाउंड्री कंडीशन लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। एक बार आप लोग ट्राई करिए, ठीक है, जस्ट 1 मिनट में अभी हम आ रहे हैं। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहले देखो सॉल्यूशन। ओके, इस क्वेश्चन में देखिए z इक्वल टू 0 प्लेन जो है ना, z इक्वल टू 0 प्लेन का मतलब हो गया एक्स वाई प्लेन, दैट इज एक्स वाई प्लेन इज इंटरफेस। ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन यहाँ पे इंटरफेस है। ओके, दैट इज वन थिंग। तो इसलिए ई पैरेलल जो होगा ना, जैसे मान लीजिए E1 पैरेलल आप लिखते हो, E1 पैरेलल जो है ना इसमें बेसिकली ये हो जाएगा 2i कैप और प्लस 3, क्योंकि एक्स वाई प्लेन इंटरफेस है तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है ना, एक्स वाई प्लेन इंटरफेस होने की वजह से बेसिकली एक्स एक्सिस भी इंटरफेस के पैरेलल है, वाई एक्सिस भी इंटरफेस के पैरेलल है, तो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों पैरेलल कंपोनेंट कहलाएंगे। तो E1 पैरेलल जो है ना ऐसे लिख दिया जाएगा। अब इधर वेक्टर है ना तो इधर भी वेक्टर लिख दो ऐसे करके, ठीक है ना, यू कैन राइट दिस एज वेक्टर। ओके, और ठीक है, E2 पैरेलल, तो इसलिए हम ये कंडीशन अगर लगाएंगे ना, देखो E1 पैरेलल इज इक्वल टू E2 पैरेलल, अगर हम ये कंडीशन लगा दें
तो इसलिए देयरफॉर E2 पैरेलल जो होगा, ओके, E2 पैरेलल इज इक्वल टू, ठीक है, बेसिकली 2i कैप और प्लस 3j कैप हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं दोनों साइड पैरेलल कंपोनेंट इक्वल होता है, ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ पे E1 परपेंडिकुलर अगर निकालोगे तो एक्स वाई प्लेन इंटरफेस है, तो उसके परपेंडिकुलर बेसिकली z कंपोनेंट होगा, तो 4k कैप हो जाएगा, ठीक है ना। चलो 4 लिख देते हैं सिर्फ, ठीक है। तो E1 परपेंडिकुलर इज 4, ठीक है। एक्स वाई प्लेन इंटरफेस है ना, यहाँ पे लिखा गया है, तो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों पैरेलल कंपोनेंट कहलाएंगे, दोनों, ठीक है ना। तो दोनों को ज्वाइंटली आप पैरेलल कंपोनेंट कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से देखिए E1 परपेंडिकुलर ये निकल गया। अब E2 परपेंडिकुलर निकालना है हमको, क्योंकि दूसरे रीजन में हमें फील्ड निकालना है ना। तो E2 परपेंडिकुलर, ये सेकंड रीजन हम इसको कह दे रहे हैं, z लेस देन 0 रीजन इज सपोज सेकंड रीजन, ओके। तो आप ऐसे लिखोगे यहाँ पे। अब इसमें देखिए कोई फ्री चार्ज के बारे में बोला नहीं गया है, ठीक है ना। इसमें हम लोग एज्यूम करेंगे कि देयर इज नो फ्री चार्ज। तो हम ये पहले क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड का है ना, तो एक बार ये कंडीशन लगाया ना आपने, तो दूसरा डी वाला कंडीशन लगाना पड़ेगा, D2 परपेंडिकुलर माइनस D1 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू सिग्मा फ्री, ठीक है ना। तो इसको हम 0 एज्यूम करेंगे, एज्यूम सिग्मा फ्री इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। इफ नॉट गिवन, अगर गिवन नहीं है तो इसको 0 मान लेना है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए यहाँ पे D2 परपेंडिकुलर को हम लिख देंगे ऐसे, एप्सिलॉन 2 और इंटू E2 परपेंडिकुलर और माइनस एप्सिलॉन 1 और इंटू E1 परपेंडिकुलर और इज इक्वल टू 0 कर देंगे। तो एप्सिलॉन 2 का मतलब होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r, है ना। तो ये 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट है, और E2 परपेंडिकुलर हम लोग निकालना चाहते हैं, माइनस एप्सिलॉन 1 लिख देंगे हम लोग, 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट है, और E1 परपेंडिकुलर हमारा 4 है, E1 परपेंडिकुलर इज 4। तो इसीलिए E2 परपेंडिकुलर जो है ना, यहाँ से देखिए E2 परपेंडिकुलर जो निकल रहा है दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, 8/3 आ जाएगा, ठीक है। तो सेकंड रीजन बेसिकली हम z लेस देन 0 रीजन को बोल रहे हैं, फर्स्ट रीजन जो है ना हमारा z ग्रेटर देन 0 रीजन है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो 8/3 आ रहा है, ठीक है ना। इट इज कमिंग आउट टू बी 8/3। तो पैरेलल कंपोनेंट तो यही है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट यही, परपेंडिकुलर कंपोनेंट मतलब z कंपोनेंट है, यहाँ पे एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर z होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आप सेकंड रीजन में लिखोगे ना, तो बेसिकली एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट तो यही हो जाएगा 2i कैप और प्लस 3j कैप, ठीक है ना। ये यहाँ पे E2 पैरेलल भी E1 पैरेलल के इक्वल है, और z कंपोनेंट ये हो जाएगा 8/3 और k कैप। तो यही इसका आंसर है, दैट्स द आंसर, ठीक है। तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चन देखिए पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। ऐसे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, आप लोग असाइनमेंट में देख लोगे, ठीक है ना। तो ये एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और एक सिमिलर क्वेश्चन पूछा जाता है डी वेक्टर के लिए, जैसे अभी ई के लिए निकाला गया ना, सिमिलर वे में डी का क्वेश्चन होता है, ठीक है। देखो हम लिख दे रहे हैं एक बार क्वेश्चन, ठीक है। जैसे मान लो हमने ये लिख दिया क्वेश्चन, देखो इफ x इक्वल टू 0 प्लेन, ठीक है, इज इंटरफेस ऑफ 2 मीडिया, ठीक है। 2 मीडिया के इंटरफेस x इक्वल टू 0 प्लेन है, फॉर x लेस देन 0 रीजन, ठीक है। फॉर x लेस देन 0 रीजन, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, सॉरी डी वेक्टर लिख देते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए डी वेक्टर दिया हुआ है सम 2i कैप प्लस 4j कैप और प्लस 6k कैप, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। एंड एप्सिलॉन जो दिया हुआ है ना, या एप्सिलॉन r ऐसे लिख देते हैं, इज इक्वल टू इस रीजन में सपोज करो 4 दिया हुआ है, ठीक है। और फॉर x ग्रेटर देन 0 रीजन, ठीक है, एप्सिलॉन r जो दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 2 दे दिया गया है, ठीक है ना। दिस इज 2। सो क्वेश्चन इज फाइंड डी वेक्टर इन, ठीक है, फाइंड डी वेक्टर इन x ग्रेटर देन 0 रीजन, ठीक है। तो इस रीजन में हमें डी वेक्टर कैलकुलेट करना है, ठीक है। दैट इज द क्वेश्चन, ओके। तो देखिए जरा एक बार कैलकुलेट करके आप लोग क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। बाउंड्री कंडीशन अब डी वेक्टर के लिए अप्लाई करना होगा, तो पहले वही 2 बाउंड्री कंडीशन जो जिससे सभी क्वेश्चन सॉल्व होता है, सेकंड और थर्ड, ओके। तो सेकंड और थर्ड को हम यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और हम लोग, ठीक है, सेकंड और थर्ड को यूज करेंगे, और जो सेकंड रिलेशन है ना उसमें ई को डी से रिप्लेस करना पड़ेगा आपको, ठीक है, यूजिंग दिस रिलेशन। जैसे हमारे पास ये रिलेशन है डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और इंटू ई, ठीक है ना, सॉरी एप्सिलॉन आर और इंटू ई। तो इस रिलेशन को यूज करके ई
ठीक है ना। डी इज इक्वल टू हम डी डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर यूज कर देंगे, ठीक है। तो फिर ये आंसर आ जाएगा। तो एक बार आप लोग ट्राई करके देखिए, जो बाउंड्री कंडीशन बताया गया उसको यूज करना है और उसी के हेल्प से फिर आंसर आएगा। सर 2i प्लस 2j प्लस 3k 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, इतना आ रहा है? नहीं, इतना नहीं आएगा, हमको लगता है गलत आ रहा है। इसमें भी सिग्मा फ्री जो है ना, सर सिग्मा फ्री 0 मानना है, ठीक है ना। यस सर 4i कैप प्लस 2j प्लस 6k कैप 4i कैप प्लस 2j, यस सर प्लस 6k। अच्छा नहीं, ये तो गलत है, ये भी गलत है। पहले वाले ने क्या बताया था? पहले किसी ने बताया ना, के प्लस 3k 2i कैप प्लस 3j कैप, ऐसे बता रहे थे। 2i प्लस 2j प्लस 3k हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ये सही है, ये सही है। ठीक है, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये सही हो सकता है, ठीक है। देखो इसमें जानते हो क्या है, देखो सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन तो पहले तो इसमें कंडीशन लग जाएगा हमारा। देखो ये डी का क्वेश्चन है ना, तो D2 यहाँ पे पहले तो हम ऐसा करते हैं ना, इस क्वेश्चन में ऐसे लिख देते हैं, तो D1 इज इक्वल टू लिख देंगे ऐसे 2i कैप और प्लस 4j कैप और प्लस 6k कैप, ये D1 लिख दिया जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो बोला जाएगा कि x इक्वल टू 0 प्लेन जो है ना, ये इंटरफेस है, इंटरफेस। तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 प्लेन का मतलब हो गया YZ प्लेन इंटरफेस है, YZ प्लेन इंटरफेस वो हो गया, ठीक है। तो YZ प्लेन का मतलब, इंटरफेस का मतलब हो गया कि Y एंड Z कंपोनेंट, ठीक है ना, Y एंड Z कंपोनेंट जो है ना वो पैरेलल टू इंटरफेस होगा, ये पैरेलल टू इंटरफेस है, ठीक है ना। और X कंपोनेंट जो है ना वो परपेंडिकुलर टू इंटरफेस है, ठीक है। X कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर टू इंटरफेस, ये बेसिकली सिचुएशन, x कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर टू इंटरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x कंपोनेंट जो है परपेंडिकुलर टू इंटरफेस है, तो हम ये कंडीशन लगाएंगे ना, जब d2 परपेंडिकुलर माइनस d1 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू सिग्मा फ्री, और सिग्मा फ्री को फिर 0 कर दोगे तो इससे d2 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू d1 परपेंडिकुलर आ जाएगा, तो ये x कंपोनेंट के लिए होगा, ठीक है ना। तो d2 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू d1 परपेंडिकुलर, मतलब x कंपोनेंट को हम बोल रहे परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो ये 2 है, तो यहाँ पे 2 d1 परपेंडिकुलर, देखो यार 2 दिया हुआ है ना, 2 लिख दोगे। अब हम लोग ये लगाएंगे, देखो E1 पैरेलल इज इक्वल टू E2 पैरेलल, ठीक है ना। तो यहाँ पे पैरेलल कंपोनेंट y और z कंपोनेंट है, तो E को जब D में कन्वर्ट करोगे ना, तो ये D ऐसे यहाँ से देखो E निकालेंगे तो ये नीचे आ जाएगा ना, तो ये बेसिकली D पैरेलल ऐसे D1 पैरेलल बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r आ जाएगा, और यहाँ से D2 पैरेलल और डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट और इनटू एप्सिलॉन r, ये भी मतलब एप्सिलॉन r 1 हो जाएगा ये, और ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे लिखना होगा, तो D जो, ठीक है ना, तो D जो पैरेलल कंपोनेंट है ना वो बेसिकली YZ प्लेन है, तो Y और Z कंपोनेंट यहाँ पे देखिए ऐसे लिखना होगा 4J कैप और प्लस 6K कैप,
ठीक है, और डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन आर इस साइड में 4 दिया हुआ है, ठीक है ना, और सेकंड साइड में एप्सिलॉन आर 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप ऐसे लिखोगे D2 पैरेलल वेक्टर हो जाएगा ये, ठीक है ना, और बाई यहाँ पे 2 हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन आर की वैल्यू देखो यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो ये कैंसिलेशन करोगे ना, यहाँ 2 बचेगा, फिर इधर से कैंसिल कर दोगे, तो यहाँ से आप देखिए D2 पैरेलल जो आ रहा है ना, दैट इज इक्वल टू 2j कैप और प्लस 3k कैप आ जाएगा, ठीक है, इट इज 2j कैप प्लस 3k कैप, तो ये आ गया। तो अब हम लोग यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ये पैरेलल कंपोनेंट मतलब जे कंपोनेंट के कंपोनेंट निकल गया, और परपेंडिकुलर सॉरी डी वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट मींस यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट मींस एक्स कंपोनेंट है, तो इस D2 वेक्टर का हमको सभी कंपोनेंट पता चल गया, ये जो है ना हमारा एक्स कंपोनेंट है, यहाँ से एक्स कंपोनेंट पता चल गया, यहाँ से वाई और जेड पता चल गया, तो इसलिए डी वेक्टर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डी वेक्टर विल बी इक्वल टू, ठीक है, 2i कैप, ये एक्स कंपोनेंट है, 2i कैप और प्लस यहाँ से देखिए आप 2j कैप है और प्लस 3k कैप है, यही इसका आंसर है, ठीक है, दैट्स द आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो बाउंड्री कंडीशन का क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, ओके। तो और भी देखिए क्वेश्चन बाउंड्री कंडीशन के बहुत होते हैं, बेसिकली जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो यही है, ठीक है, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू बाउंड्री कंडीशन, ओके, ठीक है। ओके तो देखो अब हम एक दो कॉन्सेप्ट और डिस्कस कर रहे हैं, मतलब ये तो क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, कुछ फर्दर डिस्कशन related to boundary condition, further discussion related to boundary condition, ठीक है ना, बाउंड्री कंडीशन से रिलेटेड हम लोग फर्दर डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। सो फर्दर डिस्कशन रिलेटेड टू बाउंड्री कंडीशन, देखिए इसमें क्या होगा कि अगर मान लेते हैं कि ये कोई, सपोज कर लो कि ये कोई कंडक्टिंग प्लेट है, ठीक है ना, और ठीक है, तो ये कंडक्टिंग प्लेट है, मान लीजिए कैपेसिटर का प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, ठीक है। अब यहाँ पे हम सपोज करो कुछ डाइलेक्ट्रिक फिल कर देते हैं, ठीक है ना, सपोज आई फिल ए डाइलेक्ट्रिक लाइक दिस, ठीक है, यहाँ पे अब मान लो कि एक डाइलेक्ट्रिक हमने ऐसे फिल कर दिया है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे ये डाइलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो इस रीजन में एक अलग डाइलेक्ट्रिक है, सपोज करो यहाँ पे इस रीजन में एक डाइलेक्ट्रिक है इस तरह से, ये एक डाइलेक्ट्रिक फिल किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और इस रीजन में कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक फिल किया हुआ है यहाँ पे, ये मान लो एक डाइलेक्ट्रिक है इस तरह से, ठीक है, दिस इज अनदर डाइलेक्ट्रिक, तो ये दो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं ना, तो फील्ड लाइन इसमें ऐसा होगा, देखो फील्ड लाइन पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा, ठीक है ना, तो ये फील्ड लाइन होगा, दिस इज फील्ड लाइन, तो ये बेसिकली डी वेक्टर का लाइन है, दिस इज दी डी वेक्टर लाइन, ओके। अब हम एक दूसरा फिगर देखिए बना रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए इस सिचुएशन को देखते हैं, अगर मान लेते हैं कि ये एक कैपेसिटर का प्लेट है और ये एक कैपेसिटर का प्लेट है, ठीक है ना, suppose this is another plate of the capacitor, so this is positive plate और this is negative plate, okay। और हम लोग यहाँ पे फिर से बेसिकली मान लो कि दो डाइलेक्ट्रिक हमने ऐसे प्लेस कर दिया, ठीक है ना, ये एक डाइलेक्ट्रिक है यहाँ पे ऐसे, हमने ये एक डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया इधर, ठीक है ना, और एक डाइलेक्ट्रिक हमने इधर फिल किया है, ठीक है ना, यहाँ पे सपोज करो कि इधर ऐसे फिल कर दिया एक डाइलेक्ट्रिक, ये डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है ना, तो दिस इज वन डाइलेक्ट्रिक, दिस इज अनदर डाइलेक्ट्रिक, ओके। तो देखिए अब यहाँ पे भी फील्ड लाइन अगर हम दिखाते हैं, यहाँ पे फील्ड लाइन यहाँ पे ऐसे बनेगा, देखो यहाँ से ऐसे फील्ड लाइन है, ठीक है, तो इस तरह से फील्ड लाइन है। तो देखो यहाँ पे जो है ना, ये जैसे एक डाइलेक्ट्रिक ये है व्हाइट कलर से जो डॉटेड किया हुआ है, और एक डाइलेक्ट्रिक ये है जो ब्लू कलर से डॉट किया हुआ है, आप देखो यहाँ पे ऐसा, ये व्हाइट कलर, ठीक है। तो इसमें इंटरफेस वाला लाइन ये लाइन है, देखो यहाँ पे जो लाइन है ना, ये ऐसा करते हैं हम इसको दूसरे कलर से देखो दिखा देते हैं यहाँ पे, ऐसे ये जो लाइन है ना, देखो ये जो लाइन है ये इंटरफेस है, दिस इज इंटरफेस। और इस केस में आप देखिए ये जो लाइन है ना, यहाँ पे देखिए ये लाइन,
दिस लाइन इज एक्चुअली इंटरफेस, ठीक है, तो ये लाइन इंटरफेस है, ठीक है, तो ये इंटरफेस है, ठीक है। तो देखो क्या होगा कि, ठीक है, ये है बेसिकली सिचुएशन। तो देखो क्या है कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फील्ड लाइन जो है ना इंटरफेस के परपेंडिकुलर है। देखिए इंटरफेस पे एग्जैक्टली यहाँ पे आप देख रहे हो फील्ड लाइन परपेंडिकुलर है, तो आप बोल सकते हो यहाँ पे फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू इंटरफेस है, और यहाँ पे आप बोल सकते हो फील्ड लाइन मतलब दोनों फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन यही होगा, डी वेक्टर का भी यही डायरेक्शन है। तो फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर, सॉरी पैरेलल। यहाँ पे आप देखिए इंटरफेस ये है, और व्हाइट कलर से जो फील्ड लाइन बने हुए हैं वो आप देख रहे हो ब्लू लाइन जो है यहाँ पे वो इंटरफेस है, ठीक है। तो व्हाइट लाइन फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हो इंटरफेस के पैरेलल हैं। फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू इंटरफेस, ठीक है, फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू इंटरफेस, इज दैट ओके? तो ठीक है, तो फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू इंटरफेस, ओके। तो ये बेसिकली सिचुएशन है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा कि अगर हम इसमें बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं, देखिए जैसे D2 परपेंडिकुलर और माइनस D1 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू सिग्मा फ्री, अगर आप ये यहाँ पे लगाते हो, ठीक है ना, इफ यू अप्लाई बाउंड्री कंडीशन हियर, ओके, तो जानते हो देखो क्या होगा इस केस में D2 परपेंडिकुलर माइनस D1 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू सिग्मा फ्री। सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन एक्चुअली इज दैट के ये जो है ना फील्ड लाइन एक्चुअली इंटरफेस के परपेंडिकुलर है, टोटल फील्ड इटसेल्फ परपेंडिकुलर है। तो अगर हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है ना वो बेसिकली टोटल फील्ड के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे D2 परपेंडिकुलर एक्चुअली D2 के ही इक्वल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि D2 मान लो इधर है फिर उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल रहे हैं, ये नहीं हो रहा है। D2 इटसेल्फ इज परपेंडिकुलर, तो D2 माइनस D1 इज इक्वल टू ये 0 आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा D2 इज इक्वल टू D1, ठीक है ना, D2 इक्वल टू D1 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें आप ऐसे बाउंड्री कंडीशन लगाओगे, देखो यहाँ पे क्योंकि सिग्मा फ्री यहाँ पे 0 था, ठीक है ना, तो इसमें हम बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। तो E1 पैरेलल इज इक्वल टू आप ऐसे लिखोगे E2 पैरेलल। अब यहाँ पे देखो जो टोटल फील्ड जो है ना वही पैरेलल है, ठीक है, तो E1 पैरेलल की जगह डायरेक्ट E1 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे ये मान लीजिए E1 है और इधर जो है ना ये E2 है, ठीक है। यहाँ पे आप मान लीजिए ऐसे लिख देते हो D2 और ये लिख देते हो D1, तो टोटल फील्ड जो है ना यहाँ पे वही परपेंडिकुलर है यहाँ पे, ठीक है ना, और यहाँ पे पैरेलल है। तो फील्ड लाइन E1, ये फील्ड लाइन पैरेलल है, तो E1 पैरेलल की जगह डायरेक्ट E1 लिखा जाएगा और ये डायरेक्ट E2 लिखा जाएगा। तो E1 इज इक्वल टू E2 आ जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हो D1 इज इक्वल टू D2, तो इसका मतलब ये है कि इंटरफेस के दोनों साइड D वेक्टर इक्वल है और यहाँ पे इंटरफेस के दोनों साइड E वेक्टर इक्वल है। तो हम ये कहेंगे कि अगर किसी इंटरफेस के पैरेलल कोई फील्ड लाइन होता है, ओके, इफ फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू इंटरफेस, तो मतलब जैसे दो मीडियम है, अलग अलग मीडियम है, तो अब मीडियम अलग होने के बाद भी फील्ड जो है ना इक्वल हो जाएगा, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल हो जाएगा इफ फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू इंटरफेस, ओके। और डी वेक्टर इक्वल दोनों साइड हो जाएगा, ठीक है ना, इफ फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इंटरफेस। तो इक्वल हो जाने को जो है ना हम लोग कंटिन्यूअस बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कंक्लूजन हमारा ये निकलेगा कि इफ इन दिस केस, मतलब यहाँ पे देखो लिखा हुआ था ना फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इंटरफेस, तो हम ये कैसे लिख दे रहे हैं यहाँ पे कि इन दिस केस डी वेक्टर इज कंटिन्यूअस, इस केस में जो है ना डी वेक्टर कंटिन्यूअस है, ठीक है। और इन दिस केस जैसे यहाँ पे फील्ड लाइंस पैरेलल है, तो इन दिस केस ई वेक्टर इज कॉन्टिन्यूअस, इस केस में जो है ना ई वेक्टर कंटिन्यूअस होगा, ठीक है ना, ई वेक्टर इज कंटिन्यूअस, इज दैट ओके? तो देखो यहाँ पे अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि डी वेक्टर कंटिन्यूअस है तो क्या ई वेक्टर इसमें कंटिन्यूअस होगा? तो देखो डी को अगर आप रिप्लेस करोगे ना, जैसे D1 इक्वल टू D2 है, तो डी को आप लिखोगे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू E2, इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे, देखो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और इंटू E2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और इंटू E1, तो यहाँ से एप्सिलॉन आर 2 है ये और ये एप्सिलॉन आर 1 है। तो एक्चुअली देखो यहाँ पे क्या है कि दोनों, ठीक है ना,
दोनों साइड बेसिकली मीडियम अलग अलग है ना, ये अलग मीडियम है और ये अलग मीडियम है, ये मान लो मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, तो दोनों का एप्सिलॉन आर इक्वल नहीं भी हो सकता है ना, दिस एप्सिलॉन आर मे नॉट बी इक्वल। ओके, तो एप्सिलॉन आर अगर इक्वल नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये एप्सिलॉन आर इक्वल नहीं है तो ये कैंसिल नहीं हो पाएगा, तो ये कैंसिल नहीं हो पाएगा तो E2 इक्वल टू E1 नहीं आ सकता है यहाँ पे, तो E2 इज नॉट इक्वल टू E1, तो आप कहोगे कि E इज नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, उसी तरह से इसमें लिखोगे आप D इज नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो देखो ऐसे कुछ डिस्कशन भी पूछा गया एग्जाम में, पर्टिकुलरली गेट एग्जाम में 2-3 बार ऐसा क्वेश्चन आया है। ठीक है ना, तो आप ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि अगर फील्ड लाइन पैरेलल टू इंटरफेस हो जाता है तो ई कंटिन्यूअस होता है, डी कंटिन्यूअस नहीं होता है। डी यहाँ पे आप प्रूव नहीं कर पाओगे D1 इज इक्वल टू D2, और जब फील्ड लाइन परपेंडिकुलर टू इंटरफेस है तो डी कंटिन्यूअस होता है बट ई इज नॉट कंटिन्यूअस। लेकिन इसमें कंडीशन ये भी है कि इंटरफेस पे कोई फ्री चार्ज नहीं होना चाहिए। देखो सिग्मा फ्री को हमने 0 लिया हुआ है, तभी D1 इक्वल टू D2 आ रहा है। अगर कोई फ्री चार्ज होगा वहां पे, मतलब एक्सट्रीनियस चार्ज, तो फिर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगा, देन दिस कंडीशन विल नॉट अप्लाई। ऑलराइट, तो ये एक बेसिक डिस्कशन है। तो अब देखिए हम इसको, इन दोनों कंडीशन को यूज करके हम बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि किसी इंटरफेस पे फील्ड लाइन ना तो पैरेलल टू इंटरफेस है और ना ही परपेंडिकुलर, तो दोनों ई और डी जो है ना डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि इफ फील्ड लाइंस, ऐसे लिख दो, इफ फील्ड लाइंस आर neither parallel nor perpendicular to interface। ठीक है ना, फील्ड लाइंस पैरेलल भी नहीं है और परपेंडिकुलर भी नहीं है, neither parallel nor perpendicular to interface, then both E vector and D vector are discontinuous। तो दोनों वेक्टर जो है ना वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ओके, दैट्स द सिचुएशन। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिस्कशन हो गया रिलेटेड टू कंटिन्यूटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी वेक्टर। ओके, कंटिन्यूटी से आप देखोगे गेट एग्जाम में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आया है। ठीक है ना, तो ये तो देखिए बाउंड्री कंडीशन हम लोग यहाँ पे लगा रहे थे। ठीक है ना, बाउंड्री कंडीशन से रिलेटेड क्वेश्चन था ये। बेसिकली कंटिन्यूटी, ऐसे वर्ड्स पूछे जाते हैं कि विच इज कंटिन्यूअस, विच इज डिसकंटिन्यूअस। ओके, तो अब ये दो इंपॉर्टेंट केसेस हैं। अब देखिए इस ये जो अभी डिस्कस किया गया ना, इसका एक एप्लीकेशन हम आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन, ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, देखो इस एग्जाम, दिस इज गिवन इन इरोडोव एक्चुअली। ठीक है ना, ये इरोडोव का एग्जाम्पल है और यही क्वेश्चन जो है ना गेट 2021 में पूछा गया। दिस वाज आस्क्ड इन गेट 2, मतलब एग्जैक्टली इरोडोव का क्वेश्चन को कॉपी कर लिया गया। ठीक है, तो इसीलिए हम आप लोग को बोलते हैं ना कि इरोडोव के क्वेश्चन आप लोग को अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि इरोडोव के क्वेश्चन गेट एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये है बेसिकली कि ये एक स्फेरिकल शेल है। अब ये ऐसे स्फेरिकल शेल दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से डायलैक्ट्रिक फील्ड है। मतलब इसमें ऐसा हो सकता है कि नीचे शायद डायलैक्ट्रिक दिया हुआ था, ऊपर में वैक्यूम दिया हुआ था, और या तो फिर ऐसे, मतलब देखो ऊपर में अगर मतलब हाफ में यहाँ पे वैक्यूम है और इधर डायलैक्ट्रिक है, तो दो तरह का मीडियम हो गया ना। इसको फर्स्ट मीडियम, इसको आप सेकंड मीडियम कह सकते हो। ठीक है, तो इसमें मतलब ये हो सकता है कि दोनों साइड अलग अलग मीडियम है, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक वैक्यूम है, एक मीडियम है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो देखिए ये है सिचुएशन कि यहाँ पे जो है ना, मान लीजिए इस तरह से बेसिकली ठीक है, ये सिचुएशन है। ठीक है, तो ऊपर देखिए एक अलग मीडियम है और नीचे मान लेते हैं कि ये अलग मीडियम है। ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे करके ऐसा कुछ दिया हुआ है, ये मान लो इस तरह से।
ठीक है ना। सो दिस इज ए डिफरेंट मीडियम। तो हाफ इधर ऊपर हाफ का अलग है, ये अलग 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 मीडियम दिया हुआ है। इसमें मान लीजिए डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ना, ये एप्सिलॉन 2 दिया हुआ है, ओके, और ये इसमें एप्सिलॉन 1 दिया हुआ है, ओके, ऐसा है। तो ये कंडक्टर है, ठीक है ना, दिस अंदर भी कंडक्टर है और ये बाहर वाला भी कंडक्टर है, ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन शायद यही है कि इसको हमने ग्राउंड कर रखा है, इट इज ग्राउंडेड, ठीक है, और अंदर वाले पे एक हमने कुछ चार्ज दे दिया यहाँ पे ऐसे करके क्यू फ्री, ये एक्सट्रीनियस चार्ज है, ये जो क्यू है ना वो अंदर वाले कंडक्टर पे दिया हुआ है। इसका रेडियस है सपोज कर लो समथिंग r1, ठीक है ना, और इसका रेडियस है r2, ये r2 है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, इसको ग्राउंड कर दिया गया ना, सिमेट्रिक सिचुएशन है, तो बाहर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। और यहाँ पे अंदर में कोई चार्ज इनक्लोज नहीं है और ये सिमेट्रिक भी है, तो अब जानते हो कि चार्ज इनक्लोज जीरो होने पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं भी हो सकता है, लेकिन सिमेट्री अगर है ना तो जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे चार्ज इनक्लोज जीरो आ रहा है और सिमेट्री भी है, तो यहाँ पे बेसिकली जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन ये है कि इन बिटवीन द प्लेट्स कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, दैट वाज द क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे ये कंडक्टर है और ये भी कंडक्टर है, ठीक है ना। तो फील्ड लाइन जो होगा ना वो कंडक्टर में परपेंडिकुलर ऐसे जाएगा। देखिए यहाँ पे फील्ड लाइन ऐसा होगा हर जगह पे, इस तरह से ये फील्ड लाइंस होंगे, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आपको दिखाना पड़ेगा फील्ड लाइंस। तो ये देखिए फील्ड लाइंस बन रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप देखिए ये जो इंटरफेस है ना दोनों के बीच का, वो इंटरफेस आप देखिए यहाँ से ब्लू कलर से ऐसे बना हुआ है, ये इंटरफेस है, ये इंटरफेस है। तो आप देखिए यहाँ पे इंटरफेस के पास जो है ना फील्ड लाइन आप देखिए तो पैरेलल हो रहे हैं इंटरफेस के। इंटरफेस कहने का मतलब व्हाइट कलर का जो पोर्शन है वो और ये ब्लू कलर, दोनों का इंटरफेस यही होगा। यहाँ पे डिमार्केशन लाइन है ना, डिवाइडिंग लाइन यही है, तो ये इंटरफेस है बेसिकली। यहाँ पे आप देखिए दिस इज इंटरफेस, ठीक है, ये इंटरफेस है। यहाँ पे ये देखिए इंटरफेस है। इंटरफेस का मतलब दो मीडियम का जो कांटेक्ट होगा, जहां पे ऊपर का मीडियम देखो अलग है, नीचे का मीडियम अलग है, कांटेक्ट यहीं पे बन रहा है, ठीक है ना। सो इंटरफेस ऑफ टू मीडियम, ठीक है। तो इंटरफेस ऑफ टू मीडिया ये हो गया। तो इसमें देखिए क्या होगा कि इंटरफेस के पैरेलल फील्ड लाइंस आ जा रहे हैं ना। देखिए फील्ड लाइन ऐसे कंडक्टर, एक कंडक्टर से स्टार्ट होगा दूसरी कंडक्टर की तरफ जाएगा ऐसे परपेंडिकुलर, यहाँ फील्ड लाइन ऐसे आ रहा है, तो ये इंटरफेस के पैरेलल हो गया। तो इंटरफेस के पैरेलल फील्ड लाइन हो गया ना, तो हम आपको अभी देखो डिस्कस किए हैं कि जब इंटरफेस के पैरेलल फील्ड लाइन होता है तो ई दोनों साइड सेम हो जाता है। तो इसीलिए जानते हो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाइट मीडियम में और ब्लू मीडियम में इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम होगा। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ई है तो यहाँ पे भी ई होगा, हर जगह पे ई हो जाएगा, क्योंकि फील्ड लाइन जो है ना यहाँ पे हमने ये दिखा दिया, यहाँ पे इंटरफेस पे फील्ड लाइन पैरेलल है, ठीक है ना। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, अपने इंटरफेस पे फील्ड को पैरेलल दिखाया है, ओके। तो दैट्स द सिचुएशन, ओके। तो अब आप देखिए यहाँ पे कि हमने ये शो कर दिया ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ सेम है। तो अब हम देखिए इसको अप्लाई करेंगे ई डॉट ds। अच्छा, लेकिन देखिए डायलेक्ट्रिक है ना, तो डायलेक्ट्रिक में जैसे ये चार्ज दिया हुआ है ना, तो इसमें कुछ बाउंड चार्ज भी हो सकता है। तो इसीलिए जानते हो क्या है, ई डॉट ds जब आप लिखोगे ना, ई डॉट ds ओवर क्लोज सरफेस, तो यहाँ पे क्यू फ्री प्लस क्यू बाउंड का हमें इनक्लोज्ड वैल्यू और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। दिस विल हैव टू राइट। तो आप देखिए यहाँ पे क्यू फ्री प्लस क्यू बाउंड और डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इस तरह से लिखना है। तो हम बाउंड चार्ज अभी जानते नहीं है कि कितना है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखोगे, दिस इज नॉट नोन, ये नॉट नोन है, सो वी कैन नॉट यूज दिस रिलेशन, सो वी कैन नॉट यूज दिस रिलेशन। इस रिलेशन को हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, वी कैन नॉट यूज दिस रिलेशन। तो हम लोग दूसरा रिलेशन यूज करेंगे। देखिए डी डॉट डी एस, ठीक है, डी डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू फ्री इनक्लोज्ड, ऐसे लिखना पड़ेगा। अब देखिए डी डॉट डी एस जो है ना, हमने ई को हर जगह सेम बोला है ना, डी तो हर जगह सेम नहीं होगा, क्योंकि ई जब कंटिन्यूअस है यहाँ पे तो डी कंटिन्यूअस नहीं होता है। तो ऊपर वाले साइड में डी अलग होगा और नीचे वाले साइड में अलग होगा, तो इसीलिए इसको दो बार में लिखना पड़ेगा।
ऊपर वाले साइड में मान लीजिए एक साइड में ऐसे d1.ds लिखना होगा, ठीक है ना। ये अपर हाफ हेमिस्फेयर पे, ठीक है ना, वन हाफ में, जैसे ऊपर वाले साइड में एप्सिलॉन 1 दिया हुआ है तो इधर d1 मान लेंगे और नीचे में d2 मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको ऐसे लिखना होगा, प्लस फिर आप ऐसे लिखोगे d2.ds, ठीक है ना। तो ये अपर हाफ में लिखना होगा, इसे अपर हाफ, और ये हम लोअर हाफ में लिख रहे हैं, ठीक है ना, लोअर हाफ में। दैट इज इक्वल टू क्यू फ्री इनक्लोज। तो फ्री चार्ज जो यहाँ पे चार्ज बाहर से दिया गया है ना वो क्यू है एक्चुअली, तो क्यू हम लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, दिस इज क्यू, ठीक है। तो अब आप देखिए डी डॉट डी एस जो आप लिख रहे हो ना, ठीक है, तो डी डॉट डी एस यहाँ पे एक्चुअली देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एग्जैक्टली नॉर्मल के डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ से जो रिजल्ट निकलेगा ना वो बेसिकली हमारा ऐसा हो जाएगा, ठीक है। डी, तो इसके लिए अच्छा ये फॉर्मूला लिखने के लिए हमें जो है ना, जैसे ये गॉस लॉ लिख रहे हो ना आप, तो गॉसियन सरफेस एक बनाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे ऐसे करके गॉसियन सरफेस बना सकते हो इफ यू वांट, ओके। देखो हम रेड कलर से ऐसे दिखा दे रहे हैं यहाँ पे ऐसे करके, सॉरी, ये जो है ना आप एक गॉसियन सरफेस ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे ऐसे करके, मान लीजिए ये ऐसे देखिए रेड कलर से हम यहाँ ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक है। यू कैन ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस समथिंग लाइक दिस। तो ये रेड कलर से जो दिख रहा है ना यहाँ पे, ओके, वो गॉसियन सरफेस है, यहाँ पे देखिए रेड रेड ऐसे। तो इस गॉसियन सरफेस का रेडियस जो होगा यहाँ पे देखिए ये ऐसे, ये रेड कलर देखो दिखा रहे हैं, इसका रेडियस आप मान लो आर है, तो अब इस सरफेस पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस गॉसियन रेड कलर से जो गॉसियन सरफेस बना है ना उस पे हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो देखो क्या होगा कि क्योंकि इस गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए गॉसियन सरफेस बनाना पड़ता है ना, तो हम देखिए डी डॉट डी एस जब लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे डी से d1 आ गया और अपर हाफ में कर रहे हो तो ये 2 पाई r होगा, और प्लस ये हो जाएगा d2 और इंटू 2 पाई r² इज इक्वल टू q, ठीक है। तो 2 पाई r² तो कॉमन हो गया यहाँ पे, तो d1 प्लस d2, ठीक है, इज इक्वल टू q अपॉन 2 पाई r² हो जाएगा, ठीक है। तो ये d1 प्लस d2 निकल गया, लेकिन हमें निकालना है e है, तो हम देखिए d को लिख देंगे ऐसे एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r1, ठीक है ना। या इसको एप्सिलॉन 1 से डायरेक्ट ऐसे लिख दो, देखो ये एप्सिलॉन 1 और इंटू ई और प्लस एप्सिलॉन 2 इंटू ई, ठीक है, क्योंकि ई तो चारों तरफ सेम है ना, तो d1 में भी ई आएगा, d2 में भी ई आएगा, बस एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू q अपॉन 2 पाई r², ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू हो जाएगा q अपॉन 2 पाई और यहाँ पे एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 और इंटू r², ठीक है, दैट्स द आंसर। तो यहाँ पे आप देखिए कि दो मीडियम है अलग अलग, ठीक है ना, ये इस अपर पोर्शन में अलग है, लोअर पोर्शन में अलग है, ठीक है। और हम इन दोनों को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द स्फेयर्स टू स्फेयर्स निकाला गया, ये r यहाँ पे r1 और r2 के बीच में है, ठीक है ना, क्योंकि अदर रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, ओके। तो दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू स्फेयर्स, ओके। तो अगर देखिए यहाँ पे यूनिफॉर्मली सेम इस डायलेक्ट्रिक ऊपर में भी और नीचे में भी सेम डायलेक्ट्रिक फिल कर दिया जाएगा ना, तो उस केस में आप देखिए कि यहाँ पे बेसिकली एप्सिलॉन दोनों में सेम आ जाएगा, मान लीजिए एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, तो ये बेसिकली 4 ट्वाइस आ जाएगा यहाँ से, तो 4 पाई एप्सिलॉन आर जैसा बन जाएगा ये, ठीक है, जो सिमेट्रिक केस में हम लोग को मिलता है, ठीक है। सो दैट्स द आंसर। तो यही क्वेश्चन देखो गेट में आप लोग एक बार क्वेश्चन देख लोगे, गेट 2021 का क्या क्वेश्चन था, ठीक है। मतलब रफली इसी से रिलेटेड था, थोड़ा सा लाइट मॉडिफिकेशन कुछ हो सकता है, बट दिस वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दैट, ओके, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया ना, अब मान लीजिए आपसे मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्वेश्चन, हमें ध्यान नहीं आ रहा है कि क्या था क्वेश्चन, ठीक है। अगर मान लीजिए जस्ट मिनट, देखिए अगर मान लीजिए क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन रिलेटेड टू कैपेसिटेंस होता है, ठीक है ना, तो जानते हो बाद में अभी आप पढ़ोगे कैपेसिटेंस कैलकुलेशन भी जो है ना इसी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं, इंटीग्रेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, और फिर आप सभी जानते होंगे कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज बाई पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो चार्ज बाई पोटेंशियल डिफरेंस कर देंगे तो कैपेसिटेंस निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कैपेसिटेंस निकाल दिया जाता है, ओके। तो कोई भी कैलकुलेशन होगा तो इसी से किया जाएगा, ठीक है। तो ये आप देखिए डायलेक्ट्रिक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। तो इससे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप लोग असाइनमेंट में देखोगे, ठीक है ना। एक मिनट देखो हम असाइनमेंट दिखा रहे हैं, ठीक है।
ठीक है, देखिए ये असाइनमेंट है, ठीक है। इसमें आप देखिए कि अभी आप कौन कौन सा कर सकते हो, फर्स्ट सेकंड हमने बता ही रखे थे, ठीक है ना, थर्ड आप कर सकते हैं, ठीक है, फोर्थ हो गया था, फिफ्थ आप कर सकते हैं, और एक सिक्स्थ असाइनमेंट भी होगा कहीं पे, देखो सिक्स्थ किधर दिख रहा है, सिक्स्थ, हाँ ये अच्छा सिक्स्थ में मैग्नेटोस्टैट आ गया है, ये 11th है देखो एक्चुअली, ठीक है ना, 11th असाइनमेंट आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, वो सिक्स्थ में मैग्नेटोस्टैट आ गया है, ठीक है ना, 11th असाइनमेंट में ये लिखा हुआ है बाउंड्री कंडीशन ऑफ ई एंड डी, ठीक है ना, तो ये बेसिकली, हाँ देखो ये है, तो 11th नंबर असाइनमेंट आप लोग कर लोगे, ठीक है ना। इसमें देखिए जो अभी हम आज बताए ना, उसी से रिलेटेड ये सभी कंडीशंस वगैरह दिए हुए हैं देखो, ठीक है ना, ये सभी क्वेश्चन वैसा ही है, ठीक है। देखो ई कंटिन्यूअस डी कंटिन्यूअस हम बोल रहे थे ना, गेट एग्जाम में आया है, देखो गेट में क्वेश्चन आया ना, ई का कौन सा कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली बता सकते हो क्या, ठीक है। तो मतलब एक बार एनालाइज कर लोगे पेपर को, ठीक है ना, तो उससे इसका आंसर बताइए जरा, देखो क्वेश्चन नंबर 20 नेट एग्जाम में देखो आया है क्वेश्चन, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 20 आप देखिए, ये इसका आंसर बताइए क्या आएगा। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप लोग जरूर ट्राई करोगे, अगर नहीं होगा तो फिर हम बताएंगे, ठीक है, ये भी गेट एग्जाम का क्वेश्चन है, देखो गेट 2014 का, ठीक है। 20 पहले चलो डिस्कस करते हैं, ठीक है, देखिए एक बार जरा क्या आंसर आना चाहिए, आप लोग बताइए इसका आंसर। अच्छा ये इसको आप लोग बताइए, ठीक है, अभी हम एक मिनट। देखो इसमें लिखा है ना, कंसीडर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव at the interface of two homogeneous dielectric medium of dielectric constant epsilon 1 and epsilon 2, ठीक है, assuming epsilon 2 is greater than epsilon 1 and no ऑन लिखा हुआ है ना, नो चार्जेस, ये उल्टा लिख दिया है, ठीक है ना, नो चार्जेस एट द ऑन द इंटरफेस, ठीक है ना, नो चार्जेस ऑन द इंटरफेस है, ठीक है। सो डायलेक्ट्रिक the electric field E and displacement vector D in the two media satisfy the following inequalities, इसमें से कौन सा रिलेशन ट्रू होगा ये हमें बताना है, ठीक है ना। देखिए जब भी क्वेश्चन ई और डी से रिलेटेड होगा ना, तो समझ लीजिए बाउंड्री कंडीशन से ही आंसर आएगा, ठीक है। इंटरफेस की बात हो रही है ना, देखो यहाँ पे जैसे एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एट इंटरफेस ऑफ टू होमोजेनियस डायलेक्ट्रिक मीडियम, जब भी दो मीडियम की बात हो रही है, इंटरफेस की बात हो रही है, फिर ई और डी का डिस्कशन है, तो हम लोग बाउंड्री कंडीशन से ही इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में एक्चुअली क्या है कि हमें पूछा जा रहा है कि ई और डी में क्या रिलेशन है, ठीक है, विच इज ग्रेटर विच इज स्मॉलर, इस तरह से बोला गया। अच्छा दूसरी बात आप देखो, ये क्वेश्चन जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हम आपको बताया ना कि ये जो टॉपिक है हमारा, या बाउंड्री कंडीशन जो हम बताए आपको, हम उसमें कह रहे थे ना कि बाउंड्री कंडीशन ऑलवेज अप्लीकेबल है, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैट्स है या बाद में आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे, हर जगह पे ये बाउंड्री कंडीशन। अब तो आप ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं, तो कहाँ से ये क्वेश्चन आ गया। तो ये सभी के लिए बाउंड्री कंडीशन होता है ये, ठीक है ना, इट इज अप्लीकेबल एवरीवेयर, ओके। तो इसीलिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, ओके, ठीक है। तो आप अप्लाई करके देखिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल मैथमेटिकल लॉजिक है, सी आ रहा है, मैथमेटिकल सिंपल मैथमेटिकल लॉजिक लगाना है बस, ठीक है। देखो इसमें ये चलो हम भी करा देते हैं, ठीक है ना, ये क्वेश्चन सिंपल मैथमेटिकल लॉजिक लगेगा, ठीक है। देखो इसमें क्या है कि इसमें बस ये बोल दिया गया है एप्सिलॉन 2 इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन 1, बस ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसी को यूज करके हम लोग ये बता पाएंगे, ठीक है ना।
तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि दो मीडियम है, ठीक है ना, जिसमें ये मीडियम मान लो ये एप्सिलॉन 2 है और ये एप्सिलॉन 1 है, ठीक है ना। तो हमें बोल दिया गया एप्सिलॉन 2 इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन 1, ठीक है ना। तो हम पहले ई के लिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो E1 पैरेलल इज इक्वल टू, हम जानते हैं E2 पैरेलल होता है, इसमें सिग्मा फ्री 0 दिया हुआ है, ठीक है ना। सिग्मा फ्री 0 दिया हुआ है, तो ऐसे D2 इज इक्वल टू D1, ऐसे लिखते हैं ना हम, D2 परपेंडिकुलर माइनस D1 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू सिग्मा फ्री। अब सिग्मा फ्री 0 दिया हुआ है तो ये आ गया, तो यहाँ से आ जाएगा D2 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू D1 परपेंडिकुलर, ठीक है, ये रिजल्ट है। तो अब आप देखो यहाँ पे D2 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू D1 परपेंडिकुलर, तो D2 की जगह पे हम ऐसे लिख देते हैं ना, एप्सिलॉन सॉरी दिस कैन, इसको ई में कन्वर्ट करो क्योंकि अभी हम ई का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए ई, इसको लिख दोगे आप E2 और डिवाइड बाय एप्सिलॉन 2, E2 परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा E1 क्योंकि परपेंडिकुलर लगा हुआ है ना, तो यहाँ परपेंडिकुलर लिखना होगा, E1 परपेंडिकुलर डिवाइड बाय एप्सिलॉन 1। तो अब आप देखिए इससे रिजल्ट आ रहा है हमारा कि E2 परपेंडिकुलर और डिवाइडेड बाय E1 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2 बाई एप्सिलॉन 1, ठीक है, ये रिजल्ट है। तो इस मल्टीप्लाई होगा सर E1 से, क्या E1 से, सर D2 अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, सही से, हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, वो लिखने में गलती हो गया हमसे, ठीक है ना। D इज इक्वल टू ऐसे लिखते हैं ना, एप्सिलॉन 2 इंटू E2 परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 और इंटू E1 परपेंडिकुलर, ठीक है ना, ठीक है। तो ये रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से E2 परपेंडिकुलर और बाय E1 परपेंडिकुलर, ठीक है, इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 बाय एप्सिलॉन 2 हो गया। तो इसमें बोला गया था ना एप्सिलॉन 2 बड़ा है, ठीक है ना, तो बिगर से स्मॉलर को डिवाइड करोगे तो ये लेस देन 1 होगा, ठीक है ना। जब भी बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो लेस देन 1 आता है ना, तो इसका मतलब ये यहाँ पे देखो, ये रेशियो लेस देन 1 है और ये दोनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये रेशियो भी लेस देन 1 हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट ये रेशियो अगर लेस देन 1 हो रहा है, देखो ये इससे डायरेक्ट रिलेट हो जा रहा है ना, इसका मतलब ये हो गया कि E2 परपेंडिकुलर जो है ना वो लेस देन E1 परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से कि पैरेलल कंपोनेंट इक्वल है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट में 2 का कंपोनेंट इक्वल हो गया, तो इसका मतलब 2 का फील्ड लेस हो जाएगा, तो इसलिए E2 इज लेस देन E1 हो जाएगा, क्योंकि एक कंपोनेंट दोनों का इक्वल है ना, तो दूसरे का एक कंपोनेंट जिसका कम हो रहा है वही टोटल भी कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कंडीशन आ गया। अब हम डी के लिए लगाएंगे ना, तो देखो हमारे पास कंडीशन तो ये यहाँ से है ही है, D2 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू D1 परपेंडिकुलर। अब हमारे पास ये कंडीशन है, देखो E1 पैरेलल इज इक्वल टू E2 पैरेलल, इसको हम डी में चेंज कर देंगे, तो डी में चेंज करोगे ना ई को, तो D1 पैरेलल और डिवाइड बाय ये एप्सिलॉन 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा D2 पैरेलल और डिवाइड बाय एप्सिलॉन 2। तो यहाँ से देखिए अगर हम D1 पैरेलल डिवाइड बाय D2 पैरेलल लिखते हैं तो एप्सिलॉन 1 बाई एप्सिलॉन 2 होगा, ठीक है ना, एप्सिलॉन 1 बाई एप्सिलॉन 2, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ से कि इसमें फिर से वही बात हो गई कि ये लेस देन 1 है, तो यहाँ से आ जाएगा D1 पैरेलल और बाय D2 पैरेलल इज लेस देन 1, क्योंकि ये रेशियो हमें पता है कि एप्सिलॉन 2 बिगर है ना, तो ये लेस देन 1 हो गया। तो यहाँ से ये बेसिकली, अच्छा हम फिर से गलती तो नहीं किए, E इक्वल टू D बाई एप्सिलॉन, ठीक है ना, ये तो सही लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो हम D1 बाई D2 कर दिए तो E1 बाई 2, ठीक है, तो ये लेस देन 1 हो गया। तो यहाँ से हमारा देखिए कंडीशन आया D1 पैरेलल इज लेस देन D2 पैरेलल, ठीक है ना। तो पैरेलल कंपोनेंट आप देखिए D1 का छोटा है ना, तो इसलिए D1 ही छोटा हो जाएगा, क्योंकि दूसरा कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो दोनों तो इक्वल है, तो D1 इज लेस देन D2 हो जाएगा, दैट इज द आंसर, ओके। तो यहाँ से आंसर यही हो गया कि यहाँ पे E1 जो है E2 से ग्रेटर है, लेकिन D1 जो है वो D2 से छोटा है, ठीक है ना, दैट्स द कंडीशन। तो बाउंड्री कंडीशन से ये सॉल्व हो जा रहा है। तो सी ऑप्शन आप लोग बता रहे थे ना, हाँ देखो यहाँ पे E1 इज ग्रेटर देन E2, ठीक है, ये सही है, और D1 इज लेस देन D2, ठीक है ना, हाँ ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें वो सभी क्वेश्चन एक ही तरीके से, बस यही बाउंड्री कंडीशन लगा के, इसमें एक ही अच्छा क्वेश्चन है ये 60 नंबर, ठीक है, बस इसमें भी वही पैरेलल और परपेंडिकुलर बाउंड्री कंडीशन लगाओगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप एक बार अटेम्प्ट करके देखोगे, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है ना। बाकी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे इसके, ठीक है, इसमें से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो ये टॉपिक आप लोगों का खत्म हो गया है डायलेक्ट्रिक का, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स ऑलमोस्ट ओवर हो गया है, ठीक है। अब जो है बेसिकली एक कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट से बच रहा है, ठीक है, तो हम लोग कैपेसिटर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है। तो एक क्लास हम इसका और ले ही लेते हैं, ठीक है, तो उसमें कैपेसिटर डिस्कस कर देंगे और फिर उसके बाद हम लोग मैग्नेटोस्टैट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप लोग प्रॉब्लम्स इसके करते रहो सभी असाइनमेंट से, ठीक है। सर डिफरेंशियल इक्वेशन असाइनमेंट नहीं अपलोड हुआ थे। डिफरेंशियल इक्वेशन का असाइनमेंट एमपी जो अपलोडेड है आप लोग का उसमें नहीं है? एक है सर, लेकिन उसमें हायर ऑर्डर वाला नहीं मिल रहा।
अच्छा चलो हम कर देते हैं, ठीक है। वो हम भी भूल गए सर थे। कल ऑफ रहेगा? कल क्या करें आप लोग बताइए, ऑफ कर दे कि छोड़ दें? मतलब सभी लोग, कितने लोग दे रहे हैं? बहुत लोग तो नहीं दे रहे होंगे हमको लगता है एग्जाम। नहीं दे अगर सर। ज्यादा लोग नहीं दे रहे हैं तो फिर क्लास ले सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो एक एक दो लोगों का अगर छूटेगा तो आप लोग रिकॉर्डेड देख लोगे, ठीक है। ठीक है, तो चलो अभी अभी तो स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। अभी जो है ना क्या बोलते हैं, आप लोगों की इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास होगी, ठीक है। कल हम फिर क्वांटम क्लास लेंगे, ओके। ठीक है, ओके।